यूपी टेट एग्जाम में अगर टॉपर्स की तरह स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी उन्हीं की तरह होनी चाहिए। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि पेपर किस तरह का पूछा जाता रहा है और कौन से टॉपिक ज़्यादा बार पूछे गए हैं, किनका वेटेज ज़्यादा रहा है। आप सीधा अगर सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमें किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और किन को कम ध्यान से पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि चीज़ें रिपीट नहीं होती। आप यहीं पर हम आपको सीडीपी का 100 क्वेश्चन का मैराथन कराने जा रहे हैं। 2020, 21, 22 में जो आपका पेपर हुआ था उसी के ये क्वेश्चंस होंगे। आप यहीं से अंदाजा लगा लेंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं 3 पेपर में रिपीट्स हुए हैं। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे, या थ्योरीज जो जो सिद्धांत हैं वो आपको रिपीटेड सिद्धांत यहाँ पर मिलेंगे। इससे प्रूव होता है कि अगर हम अच्छे से उन विशेष मनोवैज्ञानिकों को, थ्योरीज को, परिभाषाओं को देख लें तो हमारा काम बन जाएगा। हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं, जब आप ये मैराथन फिनिश करेंगे, इसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठेंगे तो आपका स्कोर 20 से एबव 25 तक जा सकता है, और इतना शुरुआत में ही बनने लगेगा। विश्वास मानिए इस बात को। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? देखिए, मनोविश्लेषण बात की अगर हम बात करें तो इसके जनक यानी फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी किसको माना जाता है? तो वियना के, कहाँ के? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के वियना शहर के सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। ये चीज आपको पता होगी, ऐसा नहीं कि ये बात आप ना जानते हो। सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। फिर कौन सी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए? पहली बात, इन्होंने मन के बारे में कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि हमारा जो व्यवहार होता है वो सबसे ज्यादा हमारे अचेतन मन से डिसाइड होता है। यानी हमारे अंदर जो अचेतन मन, यानी जो ऐसा मन होता है अचेतन। देखिए, इन्होंने एक्चुअली कहा, चेतन मन की बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारे वर्तमान में हमें जो याद है, जो हमारे जीवन में चल रहा है, वो कहाँ पर होता है? चेतन मन में होता है। और मात्र 1/10 भाग होता है। यहाँ पर कितना होता है? 1/10 भाग। दूसरा, इन्होंने कहा अर्धचेतन की बात की। किसकी बात की? अर्धचेतन की बात की। यहां पर इन्होंने कहा कुछ चीजें हम भूले हुए होते हैं, किसी के नाम, किसी जगह के नाम। अगर हम कोशिश करें तो उनको हम याद कर सकते हैं। और वो चीज कहां पर होती है जो थोड़ी थोड़ी याद होती है, धुंधली धुंधली याद होती है? वो कहां पर होती है? हमारे अर्धचेतन मस्तिष्क में होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर जो इन्होंने दिया वो इन्होंने अचेतन मन को दिया। किसको दिया? अचेतन मन को दिया। और इन्होंने कहा, जैसा कि यहां पर आइसवर्क दिखाया गया, इन्होंने कहा कि जो 9/10 भाग होता है, ये 9/10 भाग यानी मात्र 1/10 ये ऊपर होता है जो कि चेतन होता है। और जो 9 भाग होता है जो अंदर पानी के होता है किसी भी आइसबर्ग का, वही हमारा कौन सा मस्तिष्क होता है, कौन सा मन होता है? अचेतन मन होता है। और हमारी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं वो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, इसी मन द्वारा निर्धारित होती हैं। और स्पेशली यहाँ पर जो है दमित इच्छाएं भी रहती हैं, स्वप्न रहते हैं, ड्रीम्स रहते हैं, जो चीज़ें हमें पता नहीं रहती हैं, हमारे बचपन की यादें होती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। वो हम सिद्धांत में डिस्कस करेंगे। 3 बातें ये आपको पता हो गई। और आपको क्या पता होना चाहिए? इन्होंने एक बात की थी, इड, ईगो और सुपर ईगो की। ये चीज सीधी सीधी एग्जाम में पूछ दी जाती है कि सुपर ईगो के बारे में किसने बात की, इड और ईगो के बारे में किसने बात की। आपको इन शॉर्ट बता देते हैं। इड जो होता है वो राक्षसी प्रवृत्ति होती है। हमारे अंदर जो निगेटिव चीजें होती हैं वो इड द्वारा होती हैं। यानी हम जो गंदा काम करना चाहते हैं उसको कौन डिसाइड करता है? इड। ठीक है, इड इदम डिसाइड करता है। ईगो होता है, अब सुपर ईगो को पहले समझ लीजिए फिर ईगो समझ में आ जाएगा। सुपर ईगो होता है जो हमारे अंदर नैतिकता, कहते हैं ना कि हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि सबके सामने हम बहुत अच्छे बने रहें। या जो महान पुरुष होते हैं उनके अंदर जो पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है? सुपर ईगो की होती है। लेकिन जो निगेटिव पर्सन होते हैं उनके अंदर कौन हावी होता है? इड हावी होता है। और हम लोग जो होते हैं मिडिल मिडिल में जो रहते हैं, तो ये जो ईगो हमारा होता है, इन दोनों के बीच में क्या बिठाता है? तालमेल बिठाता है, सामंजस्य बिठाता है। वो कौन बिठाता है? ईगो बिठाता है। डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आपको यहाँ पर इतना ही पता होना चाहिए कि इड, ईगो और सुपर ईगो की बात किसने की? फ्रायड सर ने की। अर्धचेतन, चेतन और अचेतन मन की बात किसने की? फ्रायड सर ने की। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। तो मनोविश्लेषणवाद का जनक या फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? फ्रायड सर को बोला जाता है। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद जो अन्य ऑप्शन उनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप यहाँ पर टाइम इतना अगर आप दे देते हैं, जब आप दोबारा से प्रैक्टिस सेशन
करने बैठेंगे, चाहे ऑनलाइन बैठे या ऑफलाइन बैठे, आपको खुद ही पता चलेगा कि यहाँ से आपको क्या मिला है। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं पावलोव सर की। देखिए, आप सभी जानते होंगे आईपी पावलोव के बारे में। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था, सभी जानते हैं इसके बारे में। इनके सिद्धांत का नाम था शास्त्रीय अनुबंधन, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन। इन्होंने ये कहा, बात को समझिए, बस एक लाइन में समझते हैं क्योंकि पूरा सिद्धांत तो हमें पढ़ना नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन में इन्होंने ये कहा कि होता क्या, कुत्ते के सामने क्या किया जाता है। एक्चुअली ये पाचन पर अध्ययन कर रहे थे, तो इसके लिए इनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना। तो अगर कभी पूछ दिया जाए किस मनोवैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वहां पर किसका नाम आएगा? पावलोव सर का नाम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने जो मेन हमारी बात है वो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है। देखिए, कंडीशनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर अनुबंध होता है। और किस तरह का अनुबंध होता है? जब आप देखते होंगे कि कुत्ते के सामने भोजन दिया जाता है, कुत्ता बंधा होता है, उसको भोजन दिया जाता है, तो भोजन देने से पहले उसके मुंह में लार आ जाती है। फिर वो क्या करते हैं कि भोजन देने से पहले घंटी बजा देते हैं और घंटी बजाने के बाद भोजन देते हैं, और ऐसा बार बार करते हैं। तो जैसे ही घंटी बजाते हैं, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। हालांकि लार किससे आनी चाहिए थी? भोजन से आनी चाहिए थी, लेकिन अब घंटी को उन्होंने भोजन के साथ संबद्ध कर दिया। जब घंटी बजाएं उसके बाद भोजन दें, तो जब भी घंटी वो बजाते थे तुरंत कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने घंटी तो बजाई बट इस बार खाना नहीं दिया। तब भी देखा उन्होंने कि कुत्ते के मुंह से क्या आई है? लार आई है। जबकि वास्तव में कोई भी घंटी किसी कुत्ते के या किसी के मुंह में लार नहीं ला सकती है। हमें जो हमारे मुंह में लार आएगी वो हमें खाने को देखकर ही आएगी। तो फिर भी उन्होंने क्या किया? अनुबंधन कर दिया। किसका? घंटी का। किसके साथ? कुत्ते के स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ। इसी तरह से हम बच्चों को झूला दिखा करके पीजी बच्चों को ले जाते हैं स्कूल में और उनको का खा गा ABCD पढ़ाने लगते हैं। यही चीज अनुबंधन कहलाती है। ठीक है, डिटेल में इनके जो सिद्धांत है उसको पूरा अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे कभी। तो ये पावलोव का सिद्धांत है जिसको क्लासिकल कंडीशन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। विषय क्या था? कुत्ता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी? थॉर्नडाइक की। अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक के बारे में आपको पता होगा, ये कैसे थे? व्यवहारवादी थे। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे, और इनके बिल्ली पर प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। आपने सुना होगा इनके बारे में कि इन्होंने एक बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और बाहर एक स्टिमुलस रखा। क्या रखा? एक स्टिमुलस रखा मछली को। स्टिमुलस रखा मछली को। उस मछली को देख करके ये बिल्ली क्या करती है? अनुक्रिया करती है, क्रिया करती है। वो उस पिंजरे में उछलती कूदती है और कैसे करके उसके पैर से लीवर खुल जाता है और वो बाहर निकलकर मछली को खा लेती है। आपको क्या समझना है कि स्टिमुलस को देख करके जब रिस्पॉन्स किया जाता है, यानी कि उद्दीपक, इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। जब उद्दीपक को देख करके प्राणी अनुक्रिया करता है तो वह, अगर उसको वो उद्दीपक मिल जाता है तो वो उस अनुक्रिया को करना क्या कर जाता है? सीख जाता है, और इनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है। इनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है जिसे SR बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? SR बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम संबंधवाद भी है। क्या है? संबंधवाद भी इसको कहते हैं। किसको? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को संबंधवाद कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते हैं, और SR बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, बिल्ली को यहाँ पर इन्होंने विषय बनाया था। और थॉर्नडाइक ने एक काम और किया था, इन्होंने सीखने के तीन प्रमुख नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। ठीक है, 3 प्रमुख और 5 गौण नियम दिए जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम जो प्रमुख नियम इनके थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गिलफोर्ड की। जेपी गिलफोर्ड की अगर हम बात करें तो इन्होंने, गिलफोर्ड सर ने बुद्धि का कौन सा मॉडल दिया था? 3D मॉडल दिया था। बुद्धि का 3D मॉडल दिया था, और इसमें इन्होंने बताया कि लगभग 180 कारक जो अभी वर्तमान में है वो कितने हैं? 180 कारक होते हैं बुद्धि में, और वो किस तरह से काम करते हैं? तो इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट, जैसे कोई कंटेंट दिया जाता है, वही कंटेंट दिया जाता है, उस पर प्रोसेस होता है और उसके बाद एक प्रोडक्ट निकल के आता है। आप बात समझिए 3 चीजों की। ठीक है, कंटेंट देते हैं, जैसे हम अपने ब्रेन से रिलेट कर लें इसको, तो हम अपने ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, ब्रेन हमारा उस पर प्रोसेस करता है, वर्क करता है। ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद में एक प्रोडक्ट, एक हमारा विचार निकल के बाहर आता है। तो इन 3 चीजों की बात की और कुल मिला के कितने कारकों की बात की है? 180 कारकों की बात की है। तो बुद्धि का जो 3D मॉडल है वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। हमें चारों मनोवैज्ञानिकों के बारे में यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन ये सेकंड था। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सबसे पहले तो आपको स्किनर का सिद्धांत पता होना चाहिए। आपको पता है कि जिस तरह से SR थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने, यानी कौन सी दी थी, SR, इसका नाम हमने अभी क्या सीखा था, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। उसी तरह से स्किनर ने RS थ्योरी दी। कौन सी, RS थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि पहले अनुक्रिया होती है और बाद में उसको स्टिमुलस मिलता है और अगर उसको पॉजिटिव या अच्छा स्टिमुलस मिलता है तो वह उस अनुक्रिया को करना सीख जाता है। ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगर हिंदी में नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, आपको जो पता होना चाहिए वो बातें देख लेते हैं। सब स्किनर के बारे में क्या बात पता होनी चाहिए कि इनके सिद्धांत का नाम RS थ्योरी है, SR थ्योरी नहीं है। RS यानी रिस्पॉन्स पहले करता है। और कैसे, देखो, इस चूहे को जब इसमें बंद किया जाता है तो चूहा इधर उधर छटपटाता है और उसका पैर जो उसका जो भी है वो एक लीवर पे टच हो जाता है और उसको खाने की गोलियां मिल जाती है, उसमें जो रखी होती व्यवस्था होती है, तो उसको क्या मिल जाता है, स्टिमुलस मिल जाता है। इसको दिख नहीं रही थी वो गोलियां, लेकिन कहीं पर लीवर पे टच होने की वजह से उसको क्या मिल जाता है, स्टिमुलस मिल जाता है। और ये हम कहेंगे उसको एक रीइंफोर्समेंट मिल गया। क्या मिल गया, रीइंफोर्समेंट, क्योंकि पुनर्वलन की बात भी कौन करते हैं, स्किनर सर करते हैं। उसको एक रीइंफोर्समेंट मिल गया, अतः वह इस अनुक्रिया को करने लगा, उसको मजा आने लगा क्योंकि उसको कुछ चीज मिलने लगी है। तो ये हो जाएगी कि अनुक्रिया वो करना सीख जाएगा अगर उसको कुछ स्टिमुलस मिल जाएगा। इसीलिए रिस्पॉन्स पहले होता है, स्टिमुलस बाद में होता है। अच्छा ठीक है, इसको कहते क्या, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर पूछ क्या रहा था, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर हम शिक्षण में बात करें तो स्किनर सर का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की। इन्होंने कहा कि बच्चे को सिखाने के लिए आप क्या कीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाइए, एक प्रोग्रामिंग की तरह सिखाइए। इन्होंने ये कहा कि एक प्रोग्रामिंग की तरह बच्चे को सिखाइए, आप उसको अच्छे से आप चीजों को एनालाइज कीजिए और तब सिखाइए। क्यों, व्यक्तिगत अनुदेशन की बात की। इन्होंने कहा कि हर बच्चे की सीखने की जो पेस होती है, जो गति होती है, वो अलग अलग होती है, इसीलिए व्यक्तिगत अनुदेशन बहुत जरूरी है। आप सबको एक जैसा मानकर नहीं चल सकते हैं। पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन की बात किसने की थी, स्किनर सर ने की थी। अब आ जाते हैं अनुकरण के बाद, यहां देखिए व्यवहार संशोधन तकनीक। देखिए ये चीज समझिए, अच्छे व्यवहार को आगे बढ़ाना और बुरे व्यवहार को रोकना, उसको अगर कोई गलत हैबिट है किसी के अंदर, उस हैबिट को कम करना भी इस सिद्धांत में, स्किनर द्वारा बताए गए सिद्धांत से पॉसिबल है। क्योंकि इन्होंने जो बात की थी रिइंफोर्समेंट की, तो अगर अच्छा काम करते हो तो पॉजिटिव चीज मिलती है आपको, और अगर निगेटिव काम करते हो तो अगर उसका निगेटिव या पनिशमेंट अगर आपको दिया जाए तो आप उस चीज को करना छोड़ देते हो। तो पॉजिटिव अगर मिलता है तो आप बार बार करोगे, और अगर आपको पनिशमेंट दिया जाए किसी अनुक्रिया के बदले, आप अगर यहाँ पर चूहा कहीं जाए और उसको करंट लग जाए कहीं पर, तो आप क्या वो वहां पर जाएगा। तो वही बात है कि अगर उसको पनिशमेंट दिया जाए तो उस व्यवहार को करना वो छोड़ देता है। तो ये किसमें संभव है, इन्हीं के सिद्धांत द्वारा है, व्यवहार संशोधन तकनीक, जो कि बच्चों के मतलब मायने में भी लागू होती है। अगर उसमें कोई गलत हैबिट है तो आप उसको कैसे निगेटिव उसके पनिशमेंट के द्वारा या दंड के द्वारा या कुछ भी करके आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से सीखना, ये अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें अनुकरण के माध्यम से सीखने की बात की गई, मॉडल लर्निंग की बात की गई। ये बंडूरा सर का सिद्धांत है। ठीक है, बंडूरा सर का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अब आप हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विभेदक मनोविज्ञान डिफरेंशियल साइकोलॉजी के क्षेत्र के संस्थापक कौन थे। देखिए ये बात जो आपको दिख रही है डिफरेंशियल साइकोलॉजी, एक्चुअली ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। देखिए सर फ्रांसिस गाल्टन ने दो मेन बातें बताई। पहली ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग शिक्षण होना चाहिए या चीजें होनी चाहिए। ये किसने बात की, सर फ्रांसिस गाल्टन ने की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात की। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर सबसे ज्यादा प्रमुखता से किसने अपने विचार रखे, तो किसने रखे, सर फ्रांसिस गाल्टन ने रखे। दूसरा, इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है, यानी सुजन शास्त्र का पिता बोला जाता है। अब आप कहोगे सुजन शास्त्र क्या होता है, सुजन शास्त्र मतलब होता है ऐसी संतानों को बढ़ावा देना जिनमें पॉजिटिव गुण होते हैं, जिनमें अच्छे जीन्स होते हैं, उनको बढ़ावा देना ही
क्या कहलाता है, सृजन शास्त्र कहलाता है। हालांकि वर्तमान में इस चीज का पूरी तरह से खंडन किया जा चुका है, विरोध किया जा चुका है, क्योंकि हम कभी भी इंडिविजुअल में ये देखकर बढ़ावा नहीं दे सकते कि इसके अंदर ट्रेड्स अच्छे हैं, जीन्स अच्छे हैं तो उसको हम बढ़ावा दें, और कुछ जीन्स वैसे हैं तो उन संतानों को हम रोकें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी इन्होंने दी थी, फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है, आप बुक्स में देखोगे, और इवन आप 2022 सेट में भी आया था, 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना तो जरूरी है कि गाल्टन को हम क्या कहते हैं। तो दो चीजें हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात और फादर ऑफ यूजेनिक्स की बात किसने की, सर फ्रांसिस गाल्टन ने की। ठीक है, वहीं पर अगर हम हरलॉक की बात करें तो हरलॉक जाने जाते हैं क्या, आप डेवलपमेंट स्टेजेस के लिए, किसके लिए, जो अवस्थाएं हैं, जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के लिए हम जानते हैं किसको, हरलॉक महोदय को। हरलॉक ने अवस्थाओं की चर्चा की और इन्होंने ये बात कही कि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। अगर ये पूछा जाए कि जीवन पर्यंत, विकास को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया किसने बताया है, तो वो किसने बताया है, हरलॉक महोदय ने बताया। ठीक है, वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ ने जो सिद्धांत दिया उसे एसओआर थ्योरी कहते हैं। जिस तरह से एक एसआर थ्योरी थी, एक आरएस थ्योरी थी, तो इन्होंने एसओआर थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि स्टिमुलस और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म और आर से मतलब वही रिस्पॉन्स, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। कैसे, समझिए बात को। इन्होंने कहा जो स्टिमुलस देखा जाता है सिर्फ उसी पर प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि जो बीच में प्राणी होता है, जैसे अगर हम बच्चे की ही बात करें, बीच में जो प्राणी होता है वो अपने अकॉर्डिंग भी चीजों को करता है। जैसे किसी अध्यापक ने किसी बच्चे को डांटा, तो बच्चे ने उस डांट को समझा कि हमने ये काम गलत किया इसलिए हमारी डांट पड़ी या मार पड़ी, तो वो अपने उसी चीज को क्या करेगा, सुधार करेगा। तो कहने का मतलब है कोई भी स्टिमुलस दिया जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म के व्यवहार पर भी निर्भर करता है, तब वो रिस्पॉन्स करता है। सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स सिर्फ रख दिए जाए तो क्रिया हो जाएगी। ये किसने कहा, वुडवर्थ महोदय ने कहा। ठीक है, जब हम लोग व्यवहार बात पढ़ेंगे तो वहां पर इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम विषय आत्मबोधन परीक्षण। ठीक है, इसको देखिए, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, परसेप्शन टेस्ट, जिसको आपने सुना होगा टैट। क्या होगा, टैट। तो टैट किसने दिया, कई बार पूछा गया है, पिछली जब शुरुआत हुई थी यूपीटेट की तब से अब तक लेकर कई बार ये चीज पूछी गई है। तो मार्गन एवं मुर्रे ने ये चीज दी। किसने, मार्गन एंड मुर्रे ने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा, टैट परीक्षण का। ठीक है, टैट परीक्षण किसने ये जो दिया था वो मार्गन एंड मुर्रे ने दिया था, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगर हम जुंग की बात करें, इनको युंग भी कहीं कहीं लिखा होता है। अगर हम युंग की बात करें तो इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए, और उस व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए वो किस आधार पर बताए, सामाजिकता के आधार पर। जैसे इन्होंने कहा अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं, और उभयमुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। तीन तरह के बताए किसने, युंग ने तीन तरह के बताए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले और उभयमुखी। आपने सुना जरूर होगा, वो व्यक्ति जो अपने आप में खोए रहते हैं अंतर्मुखी कहलाते हैं, बहिर्मुखी जो बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा कनेक्टिव रहते हैं, सोशल होते हैं, उनको हम बहिर्मुखी कहते हैं, और उभयमुखी जो बीच के होते हैं, जरूरत पड़ जाए तो सोशल भी हो जाते हैं, नहीं तो अपने से मतलब रखते हैं। तो ऐसे लोगों की जो कैटेगरी बनाई वो किसने बनाई, युंग ने बनाई। ठीक है, आलपोर्ट ने शील गुण सिद्धांत दिया। क्या दिया, शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आलपोर्ट ने किया था। अगर हम यहाँ पर व्यक्तित्व की चर्चा कर लें तो व्यक्तित्व में शेल्डन ने क्या, शारीरिक रचना के आधार पर तीन प्रकार बताए थे। इसी तरह से आपने कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर तीन प्रकार के बताए थे, जो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है, एड्रीनल ग्रंथ होती है, ठीक है, थायराइड ग्रंथ होती है, तो वो किसने बताए थे, वो कैनन ने बताए थे। तो इस तरह से कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने, और स्प्रेंजर ने जो बताए थे मूल्यों के आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। ठीक है, जब वो आएगा तब हम उनकी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल जो सामने था वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है ग्राहम बलास से। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, गलत क्वेश्चन वहां पर है। किलपैट्रिक निम्न में से किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है। देखिए, किलपैट्रिक का नाम आपने सुना जरूर होगा, अगर आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है तो आपने किलपैट्रिक का नाम जरूर सुना होगा। किलपैट्रिक का नाम जाना जाता है किस सिद्धांत के लिए, परियोजना मेथड के लिए, प्रोजेक्ट मेथड के लिए। इन्होंने इसको लर्निंग बाय डूइंग, अगर ये बात आ जाए कि लर्निंग बाय डूइंग की बात किसने की, तो किसने की, किलपैट्रिक महोदय ने की। ये जॉन डीवी के ये क्या थे, एक तरह से शिष्य थे, और इन्होंने, जो जॉन डीवी जाने जाते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, किसके लिए जाते हैं,
प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। और जॉन डीवी के बारे में आपको पता ही होगा कि इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया था। सबसे पहले क्या होता है, शिक्षक होता है, ये सब बातें पूछी जा चुकी हैं। सबसे पहले शिक्षक, शिक्षार्थी और इसके अलावा पाठ्यक्रम, और क्या होता था, पाठ्यक्रम होता था। तो शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने बताया था, जॉन डीवी ने बताया था। और किलपैट्रिक की अगर हम बात करें तो किलपैट्रिक ने कौन सी परियोजना मेथड यानी प्रोजेक्ट मेथड का जो कौन लाया, तो वो किलपैट्रिक महोदय लाया। ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी ने बच्चों के लिए ही प्लेवे मेथड था, इनका भी जो ये मेथड था वो कैसा था, प्लेवे मेथड था। और यहाँ पर ये ज्ञानेंद्रियों अगर पूछ दिया जाए, ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने की बात कौन करता है, तो मारिया मॉन्टेसरी करती है। किसके, ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देने की बात कौन करता है, मारिया मॉन्टेसरी करती है। किंडरगार्टन पद्धति अभी भी चल रही है, केजी क्लासेस जो होते हैं, खेल खेल में शिक्षा। कैसे, खेल खेल में शिक्षा। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक को एज अ माली कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज किसकी है, किंडरगार्टन पद्धति की है। ठीक है। तो ये इसको किसने, फ्रॉबेल है इसके जो जनक हैं, हम कह सकते हैं कौन लाया है, तो फ्रॉबेल लाए हैं किंडरगार्टन पद्धति। अब आपको चारों ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गए। प्लेवे मेथड कुछ ऐसा नहीं, खेलविद तो सब है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, शिक्षण के कार्यों में क्या शामिल नहीं है। शिक्षण के कार्यों में क्या शामिल नहीं होता, देखिए मूल्यांकन कार्य शामिल होता है। आप जो भी पढ़ाते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक। यही सब चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सतत और व्यापक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है। व्यापक मूल्यांकन आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सीसीई होना चाहिए। ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन। ठीक है। अब आप देखिए मूल्यांकन के बारे में आपको पता हो गया। उपचारात्मक कार्य क्या होता है और निदानात्मक कार्य क्या होता है। बच्चे में जब हम पढ़ाते हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि सभी चीजें उसको आ जाएं। उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि क्या समस्या क्या है। तो समस्या का पता लगाना ही क्या कहलाता है, पता लगाना बच्चे की समस्या का पता लगाना ही निदानात्मक कार्य कहलाता है। और उस समस्या पर कार्य करना, उसी समस्या के अकॉर्डिंग हम उसको खत्म करना चाहते हैं, तो उसी समस्या के अकॉर्डिंग शिक्षण करना ही उपचारात्मक कार्य कहलाता है, रेमेडियल टीचिंग कहलाती है। ठीक है। जैविक कार्य कुछ भी नहीं होता, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है, क्या इसमें हमने ऑप्शन बताया था, हाँ बताया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। अभी हमने आपको बताया था स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, यानी सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है। और वो क्या थी, मछली थी। सबसे पहले उद्दीपक दिखाया गया, फिर उसने उछल कूद की अनुक्रिया की। तो ये कौन करता है, ये हमारे थॉर्नडाइक सर कराते हैं। थॉर्नडाइक के बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं। पावलोव के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, स्किनर के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। कोहलर की चर्चा नहीं है, जो कर लेते हैं। ठीक है। स्किनर के बारे में चूहे पे प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया, अभी सब चर्चा हो चुकी है। कोहलर की अगर हम बात करें तो कोहलर को देख लीजिए। कोहलर का नाम जाना जाता है, 3 मनोवैज्ञानिक थे, वर्दीमर कोफ्का, कर्ट लेविन और कोहलर। लेविन भी थे, सॉरी कोहलर और कर्ट लेविन भी थे। स्पेशली ये 3 वर्दीमर, कोफ्का, कोहलर, ये 3 मनोवैज्ञानिक एक विचारधारा का गठन करते ही जर्मनी की बात है और सन 1912 की बात है। और ये विचारधारा का गठन करते हैं जिसको गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। और इसी गेस्टाल्टवाद के जनक हैं यही लोग। और इन्होंने ये कहा कि किसी भी समस्या का समाधान सूझ के माध्यम से किया जा सकता है। किसके माध्यम से, सूझ के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम सूझ सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। इसे इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं, इसे इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं, इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। कोहलर के सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं और इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि समस्या का समाधान व्यवहारवादियों की तरह, जो थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर बोलते थे कि बार बार करो और काम होने लगेगा, वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि किसी भी समस्या का समाधान त्वरित निकल सकता है सूझ के माध्यम से। जैसे इन्होंने जो चिंपैंजी, इनका जो प्रयोग था वो चिंपैंजी, और उस चिंपैंजी का नाम तक यूपी टेट में पूछा जा चुका है। क्या नाम था, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। और वहां पर आपको पता ही होगा छड़वड़ रखी थी और केले टांगे थे, है ना। तो वो चीजें सब जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे। तो ये चीज है। तो कोहलर यहाँ पर जो है, जो नहीं आपको पता था वही हमने आपको बता दिया कि कोहलर ने ये चीजें की थी। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, जो गेस्टाल्ट वर्ड है, इसका मतलब पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है होल या समग्र।
इस गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल या समग्र, इसीलिए इनके सिद्धांत को समग्रवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समग्रवाद भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है किसी भी समस्या का समाधान तभी निकल सकता है जब हमारे सामने पूरी समस्या, समग्र समस्या हो। अगर समग्र समस्या है तो ही उसका त्वरित समाधान निकल सकता है, इसीलिए इसको समग्रवाद कहते हैं, गेस्टाल्टवाद कहते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं, सूच का सिद्धांत कहते हैं, इनसाइट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, बाकी मनोवैज्ञानिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट देखिए, तो ये कौन सा स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ना, हमने बताया था थॉर्नडाइक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रभावी अधिगम कब होगा? सही नहीं है तो क्या हो जाएगा? छात्र नियंत्रित वातावरण में सबसे अच्छा सीखते हैं। गलत बात है, यही ऑप्शन हो जाएगा, नियंत्रित वातावरण में कैसे अच्छा सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग का मतलब है ये आज के जमाने की थ्योरी है, ये वो एक द्विकारक या बहुकारक सिद्धांत नहीं है जो पहले के हैं और वो आउटडेटेड हो गए हैं, उन सिद्धांतों को रिजेक्ट मान लिया गया। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि सिद्धांत किसने दिया? हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। इन्होंने ये कहा कि बुद्धि कोई एक कारक या एक तरह की नहीं होती, व्यक्तियों, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह की बुद्धि हो सकती है, जिसको इन्होंने बताया। ठीक है, तो वही बताई, तो गार्डनर सर इसके प्रतिपादक हो जाएंगे। अगर हम स्पीयरमैन की बात करें तो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया। कौन सा दिया? द्विकारक सिद्धांत दिया। और ये बुद्धि का दो कारक सिद्धांत ये कहता है कि इसमें एक जी फैक्टर होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज पूछी बहुत जाती है। एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है। एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है। जो जी फैक्टर होता है ये जन्मजात होता है, ये जन्मजात होता है, और जो एस फैक्टर होता है ये हमें कैसे मिलता है? वातावरण से मिलता है, वातावरण से मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, जी फैक्टर हमारे सभी सामान्य कार्यों के लिए, अगर हम बात करें विराट कोहली की और हम आम लोग की जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो जी फैक्टर विराट कोहली में और हम में समान होगा। वो भी घर के काम कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं, अन्य गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन एस फैक्टर उनका अलग है, हम लोगों का अलग है। अगर हमारे अंदर टीचिंग का है तो उनके अंदर क्रिकेट का है। बात समझ में आ गई? किसी एक्टर में एक्टिंग का होता है। तो इस तरह से एस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, पर्सन टू पर्सन अलग होता है, और जो जी फैक्टर होता है ये जन्मजात होता है, इसको बदला भी नहीं जा सकता है। तो ये किसने द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन का, स्पीयरमैन सर ने दिया। ठीक है, अगर हम थॉर्नडाइक की बात हो चुकी, वाइगोस्की सर की बात और कर लेते हैं। देखिए, वाइगोस्की सर इतनी इंपॉर्टेंट है कि उससे रिलेटेड जो टर्म्स है, चाहे वो जेडपीडी हो, इसके फोल्डिंग हो, डायरेक्ट के डायरेक्ट ये टर्म पूछ दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम वाइगोस्की की बात करें तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सामाजिक संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी इंग्लिश में भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? सोशियो कल्चरल थ्योरी। समाज और संस्कृति के माध्यम से जो जो सीखने की बात करें, कल्चर के माध्यम से जो सीखने की बात कहे, वही वाइगोस्की सर है। अगर पियाजे सर की बात करें तो वो कहते हैं बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, उसको वातावरण में छोड़ दो, वो सीख जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि बच्चे को समाज में रहकर सीखना है, लोगों से अंतःक्रिया करके सीखना है, और ज़्यादा जानकार लोग जो समाज में होते हैं उनके द्वारा इसको जब मदद मिलती है तो ये सीखता है। इसीलिए जो MKO है, एक ये अवधारणा इन्होंने दी कि मोर नॉलेजेबल अदर, जो समाज में दूसरा बहुत जानकार होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई ऐसी मशीन हो या कुछ भी ऐसा हो, वो सीखने में मदद करता है। एक इसके फोल्डिंग की इन्होंने बात की। इसके फोल्डिंग बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया, सीटेट में तो अनकाउंटेबल बार पूछा गया। इसके फोल्डिंग को हिंदी में पाड़ कहते हैं या मचान कहते हैं, पाड़ या मचान कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी बच्चे को कुछ सिखाना हो तो उसको थोड़ी सी जो हल्की मदद देते हैं, अस्थाई मदद, स्थायी नहीं होती। साइकिल चलाना किसी को सिखाते तो थोड़ा सा पीछे से जो सपोर्ट देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसे ही क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग बोलते हैं, ढांचा या पाड़ निर्माण बोलते हैं। एक इन्होंने टर्म दिया ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब था कोई व्यक्ति अगर यहाँ तक किसी तालाब में यहाँ तक तैर सकता है और यहीं तक वो अपने अकेले से तैर सकता है और किसी की मदद से वो यहाँ तक और तैर लेता है, तो ये जो बीच का गैप होता है इसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये किसी की मदद से जो गैप भर दिया, यहाँ तक वो पहुंच गया से तैरने के लिए, तो इसे ही ZPD कहते हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वाइगोस्की सर के सिद्धांत में। अभी आपने मेन बातें उनकी देख ली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक छात्र शिक्षक को सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है। अगर सुधार करने के लिए वो बच्चे से कहता है कि रचनात्मक प्रतिक्रिया करने के लिए देता है, तो ये किस ओर है? देखिए, पहले आपको सूक्ष्म शिक्षण होता है, माइक्रो टीचिंग होते हैं, उसके चरण पता होने चाहिए। सबसे पहले होता है, अब लिखने की बात नहीं, सब हम दो लिख लेते हैं। सबसे पहले होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद होती टीचिंग, टीचिंग के बाद होती है फीडबैक, है ना। जब टीचिंग हो गई तो फीडबैक की बारी आएगी, और जब फीडबैक मिल जाता है उसके बाद फिर प्लानिंग की जाती है, रीप्लानिंग, फिर री टीचिंग होती है और फिर री फीडबैक होता है।
समझ गए ना। तो 6 चरण हो गए जाके किसके, माइक्रो टीचिंग के। किसके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछी जाएगी और आपको पता होनी चाहिए कि माइक्रो टीचिंग के कितने चरण हो गए, 6 चरण। प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, फिर रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि प्रतिक्रिया देता है, दोबारा रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, तो वो किस लिए देता है, ताकि हमें पता चल सके, वो रीप्लान कर सके पुनः नियोजन के लिए। ठीक है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है, व्यक्तिगत कारक भी होते हैं, पर्यावरणीय कारक भी होते हैं, शिक्षक संबंधी कारक भी हो सकते हैं, उपरोक्त सभी। ये सभी कारक किसी भी अधिगम को प्रभावित करते हैं, आपको पता होगा ये चीज। ठीक है, ब्लूम के निर्देशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र, जो कॉग्निटिव डोमेन की इन्होंने बात की थी, उनमें निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। देखिए, अगर हम ब्लूम सर की बात करें तो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने 1956 ईस्वी में ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या दी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी दी, जिसमें इन्होंने अधिगम के अनुक्षेत्र बताए। और अधिगम के जो क्षेत्र हैं वो 3 तरह के बताए, उन तीनों के नाम हम लिख लेते हैं। क्या बताए, संज्ञानात्मक, दूसरा बताया भावात्मक, और तीसरा बताया है मनोशारीरिक। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। स्पेशली इन्होंने संज्ञात्मक डोमेन की बात की, जिसमें इन्होंने कहा कि जो सीखना होता है, यानी कि संज्ञानात्मक से मतलब क्या होता है, हमारे मस्तिष्क के सोचने, समझने, विचार करने की क्षमता से संबंधित जो बात आएगी वही तो संज्ञानात्मक बात आएगी। तो संज्ञानात्मकता का जो क्षेत्र होता है वो किस चरणों में चलता है, तो उन्होंने बताया सबसे पहले ज्ञान, किसी भी चीज का हमें ज्ञान होता है। अच्छा, यहाँ जगह है कि नहीं है। सबसे पहले हमें किसी भी चीज का ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद हम उस पर अपनी क्या बनाते हैं, समझ बनाते हैं। ज्ञान तो सिर्फ याद करना जानकारियों को हो गया, समझ मतलब हम समझ सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आती है। जब हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, कोई फार्मूला हम सीख जाते हैं, तो हम उसको अनुप्रयोग करते हैं। अनुप्रयोग करने के बाद हम देखते हैं क्या वो सही है या गलत है, तब हम उसका विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, तब हम उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद हम फिर से चीज़ों को जोड़ते हैं, तो संश्लेषण करते हैं, और इसके बाद हम उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तब जा करके हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये ओल्ड वाला है, जो नाउन फॉर्म में था, ओल्ड वाला, इसको बाद में बदलकर वर्ब फॉर्म में भी बना दिया गया, जो कि सिद्धांत में आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 चरण इन्होंने बताए, किसके, संज्ञानात्मक डोमेन के, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र जिसे बोलते हैं, क्षेत्र के। तो यहाँ पर क्या बात हो गई है, क्वेश्चन था संज्ञानात्मक क्षेत्र से निम्नलिखित में कौन सा संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, बाकी सब चीजें फालतू की लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब सारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। देखिए, आवश्यक तो यही होता है कि आपको आइडियाज बहुत जल्दी जल्दी आने चाहिए, तभी आप कैसा डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकते हो। एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। ठीक है, तो अभिसारी होता है जब आप एकात्मक रूप में किसी एक पहलू पर मात्र सोचते हैं, तो वो अभिसारी चिंतन हो गया। आपसे कोई फैक्ट पूछा गया, आपने बता दिया, वो अभिसारी चिंतन हो गया। और अपसारी चिंतन होता है जब आप बहुत सी डायरेक्शन में सोचते हैं, आपको किसी समस्या के समाधान में क्या हो सकता है, जब आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं, तो उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार पर जोर दिया। तो आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन था, जिसमें क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, और ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा होगी वो निःशुल्क भी होगी, और राज्य इसको अनिवार्य भी करेगा। ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं करो या ना करो, नहीं, निःशुल्क भी कराएगा राज्य, और अनिवार्य भी होगी, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगी। 21A इसमें जोड़ा गया, और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया, मौलिक, की क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वां संशोधन था वो। नेक्स्ट देखिए, और शायद 2002 में हुआ था, जहां तक मुझे याद है, 2002 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बुद्धि के जी और एस कारकों के बारे में बात की। तो अभी हमने आपको बताया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जी फैक्टर और एस फैक्टर, अभी बताया था पीछे के क्वेश्चन में। तो वही जो चर्चा की है कि जी सामान्य बुद्धि होती है, सभी में होती है, और एस स्पेसिफिक होती है, जो पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है। ठीक है, बुद्धि का जो समूह सिद्धांत है, ये थर्स्टन ने दिया। समूह सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है, तो वो कुछ
समान तत्वों से मिलकर बनती है, और इन्होंने 7 प्रकार के कुछ स्वतंत्र कारकों की बात की, 7 प्रकार के स्वतंत्र कारकों की बात की। इन्होंने कहा बुद्धि कुछ स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है, 7 प्रकार के कारकों की बात की। इसे ही बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं, या परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। समझिए, जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है तो ये एक तरह से ऐसा है कि बालू का ढेर लगा हुआ। यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस इन्होंने कहा बहुत सारे कारक हैं। तो उस सिद्धांत को, जैसे एक ईंट जो होती है ना एक मकान में, तो जिस तरह से एक ईंट होती है उसी तरह से पूरा मकान में ईंट कितनी सारी होती है, तो उसी तरह से इन्होंने बताया कि बहुत सारे कारक होते हैं, सब अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये किसने दिया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। इसको बालू का सिद्धांत कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। 7 प्रकार की स्वतंत्र कारकों से मिलकर ये बना होता है। और बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत, देखिए यहाँ पर इससे पहले के जो सिद्धांत थे, चाहे वो एक कारक सिद्धांत हो या फिर द्विकारक हो, बहुकारक हो, ये सब सिद्धांत बुद्धि की संरचना की बात करते थे। लेकिन स्टर्नबर्ग ने जो अपना त्रितंत्र सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत प्रोसेस स्ट्रक्चर की बजाय, या ये सब स्ट्रक्चर की बात करते थे, बुद्धि कैसे बनी है, स्ट्रक्चर की बजाय प्रोसेस की बात की। किसकी बात की? स्ट्रक्चर की बजाय इन्होंने प्रोसेस की बात की। तो यही होता है बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और पूछ क्या रहा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, जीवन पर्यंत चलती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल होता है। आप जानते होंगे कि बच्चा जब विकास के क्रम में होता है तो क्या आप सोच सकते हैं कि छोटा बच्चा सबसे पहले किसी चीज को पकड़ने लगेगा? नहीं, वो ऐसे ऐसे हाथ को करेगा, यानी सामान्य विकास हो रहा है, किसी विशिष्ट चीज का विकास नहीं हो रहा, उंगलियां चलाना नहीं सीख रहा है। तो यही होता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास की दर व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। क्रम एक रहता है, पैटर्न एक रहता है, लेकिन जो दर होगी वो अलग अलग हो सकती है। विकास की दर समान यूनिफॉर्म होती है नहीं, समान नहीं होती है, पर्सन टू पर्सन अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रचनात्मक दिमाग के विकास पर कौन सी शिक्षण पद्धति केंद्रित है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जो होता है, ये दिमाग को झकझोरने वाला होता है। कोई समस्या दी जाती है बच्चे के सामने और उससे ये कहा जाता है कि आप इसका सोल्यूशन बताइए, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है उसकी, है ना, कुछ ऐसा पूछा जाता है जिससे वो अपना दिमाग लगाए। तो यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे है, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं? स्किनर का सिद्धांत हम, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। नेक्स्ट देखिए, किसका मानना था कि बच्चे व्याकरण के जन्मजात ज्ञान के साथ पैदा होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्याकरण के जन्मजात ज्ञान के साथ बच्चे पैदा होते हैं। तो भाषा विज्ञान, जो भाषा का विकास है, तो भाषा विकास के जनक कौन है? आपको पता होना चाहिए। भाषा विकास के जनक चॉम्स्की सर हैं। कौन है? चॉम्स्की सर हैं। और इनका एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, LAD। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ दिया जाता है, LAD का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। LAD किसने दी, ये पूछ दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी प्रत्येक मस्तिष्क में, चॉम्स्की सर कहते हैं मनुष्य की बात करते हैं, हर मनुष्य के मस्तिष्क में एक इन्नेट यानी जन्मजात, कैसा इन्नेट माने जन्मजात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। हमारे अंदर भाषा ग्रहण करने का एक डिवाइस लगा होता है जिससे हम भाषा को सीख जाते हैं। उन्होंने कहा व्याकरण आप बच्चे को मत सिखाइए, फिर भी बच्चा बोलना सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? यानी हमारे अंदर वो क्षमता होती है और वो जन्मजात होती है। इसी को इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। ठीक है, अगर हम वर्नस्टीन की बात करें तो वर्नस्टीन ने वर्ड मैपिंग की बात की। क्या की? वर्ड मैपिंग की बात की। और फिल्मोर की अगर हम बात करें तो फिल्मोर ने केस ग्रामर की बात की। केस ग्रामर ये कहती है कि जो किसी वाक्य का अर्थ सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, बात को समझिए, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनके आपसी संबंध और उनमें आए शब्दों के आपसी संबंध से निकलता है, कारक से निकलता है। तो इन्होंने कारक व्याकरण की बात की। क्या की? कारक व्याकरण
की बात अगर पूछा जाए, कारक व्याकरण की चर्चा किसने की, तो किसने की थी, फिल्मोर ने की थी। ठीक है, बाकी बर्नस्टीन हो ही गए हैं आपके, और इसके अलावा स्किनर के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लिटिल कंफ्यूजन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सीखने का कौन सा उप क्षेत्र दीर्घकालिक स्मृति से प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए, अगर हम सीखने की बात करें तो अगर हमें स्मृति से कोई चीज वापस लानी है, यानी रिकॉल करना है, क्या करना है, रिकॉल करना है, जिसे आप याद करना कह सकते हैं, तो वो नॉलेज के, तो वो किस में आता है, नॉलेज की कैटेगरी में आता है। हमें तथ्यों को याद करना, रिकॉल करना, स्मृति में लाना, ये सभी चीजें इस दीर्घकालिक जो स्मृति में होती है, ये कहाँ से हमें मिलेगी, कौन सा चरण होता है इसका, ज्ञान होता है। ज्ञान के बाद समझ होती है, समझ के बाद अनुप्रयोग होता है, और अनुप्रयोग के बाद क्या होता है, एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस के बाद क्या होता है, इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है, निम्न के में से कौन सा सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 8 चरण बताए। कितने चरण बताए, 8 चरण बताए, और ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहलाता है एरिक्सन का। ठीक है, चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हमने आपको बताया था। क्रिया प्रसूत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात किसने की थी, स्किनर ने की थी। किसने की थी, स्किनर ने। पहले क्रिया करवाइए और उसका अनुबंधन रिस्पॉन्स के साथ करवा दीजिए, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, आरएस थ्योरी, आरएस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। संबंधवाद हमने बताया था, एस का आर के साथ जो बॉन्डिंग होती है, वो संबंधवाद थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, इसीलिए हम भी बताया भी था कि उसे हम संबंधवाद भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है, शिक्षण सबसे प्रभावी होगा जब, कब होगा, शिक्षण निरंकुश हो, छात्र निश्चित हो। ये कोई फालतू का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन सही से नहीं दिए गए हैं, कोई ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, निम्न में से कौन किसी व्यक्ति की सहज रूप से कुछ समझने और महसूस करने की क्षमता पर जोर देता है। तो सहज रूप से अगर कुछ समझना है, महसूस करने की क्षमता है, तो वो इनसाइड थ्योरी अभी हमने आपको बताई थी, सूझ का सिद्धांत। क्या है, सूझ का सिद्धांत, जो किसने दिया था, कोहलर सर ने दिया था, वही इसका आंसर हो जाएगा, सूझ का सिद्धांत। देखिए, अनुकरण का ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी, अभी हमने आपको बताई थी, अभ्यास उनका नियम है। अनुकरण इमिटेशन से सीखना कौन बताते हैं, बंडूरा सर बताते हैं, अल्बर्ट बंडूरा अनुकरण के माध्यम से सीखने को बताते हैं, मॉडल लर्निंग की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर है। देखिए, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। वो 3 स्तर क्या होते हैं, एक होता है मेमोरी, एक होता है मेमोरी, मेमोरी स्तर, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया स्मृति स्तर होता है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग यानी बोध स्तर, हम कह सकते हैं ये स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, चिंतन स्तर, ये आ जाता है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन है जो आपने सुने नहीं होंगे। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, 3 होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, इसको रिफ्लेक्टिव बोला जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल बोला जाता है। तो 3 स्तर होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में हो सकता है ये 3 दे दिए जाए और पूछा जाए कौन सा नहीं है, तो आपको वो लगाना पड़ सकता है, इसलिए 3 पता होने चाहिए। स्मृति स्तर, स्मृति के बाद चीजें बोध में आती हैं, और बोध के बाद आप उनको चिंतन, जो उसमें क्या था, अनुप्रयोग था, तो उस तरह से इसमें चिंतन स्तर आता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन ना करना किसी भी तरह की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने वकालत की कि संस्कृति विकास के चिंतन और ज्ञान निर्माण को प्रभावित करती है। तो जब संस्कृति की बात आए, समाज की बात आए, तो एक ही मनोवैज्ञानिक हमारे प्यारे से मनोवैज्ञानिक हैं, वाइगोस्की सर। कौन है, वाइगोस्की सर हैं, और इन्होंने ही किसकी बात की है, संस्कृति और समाज का विकास में या निर्माण में, संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान की बात की है। किसने, वाइगोस्की सर ने। ठीक है, अगर हम पियाजे सर की बात करें तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो इन्होंने कहा कि जो इनके सिद्धांत का नाम तो आपको पता ही होगा, संज्ञानात्मक विकास, विकास का सिद्धांत। किसका है ये, जीन पियाजे सर का। कितने इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, अगर आपने सीटेट यूपीटेट इससे पहले दिए तो आपको खुद ही पता होगा कि जीन पियाजे का नाम कितना बड़ा है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, यानी मनुष्य के सोचने समझने विचार करने, जो मस्तिष्क की क्षमताओं का जो विकास होता है, वो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग होता है, सीधी सी बात है। और ये 4 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। ठीक है, फिर होती है तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी जो ये होती है 7 से 11 वर्ष तक।
और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। समझ लीजिए एक एक लाइन में। इंद्रिय जनित गामक अवस्था वो होती है जिसमें बच्चे का व्यवहार जो होता है या जो सीखना होता है वो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज के माध्यम से होता है ना। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित उसका व्यवहार होता है और बच्चा बेसिकली अपने सेंसेस के माध्यम से चीजें करता है और वही उसका आधार होती है, यानी इंद्रियां ही उसके आचरण का यानी व्यवहार करने का आधार होती है। बच्चा हाथ हिलाएगा, इधर उधर करेगा, कुछ भी लेगा, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता का विकास यहाँ पर नहीं हुआ होता है। ठीक है, आप बुला दोगे तो सुनेगा क्योंकि आपकी आवाज तो वो समझ रहा है ना, इंद्रियों के माध्यम से वो कर रहा है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर संक्रिया करने का जो क्रम होता है वो कैसा होता है? कौन सी? 2 से 7 वर्ष तक। तो यहाँ पर उसका कोई संगठन नहीं होता है उसकी क्रियाओं का। 7 वर्ष तक के बच्चे की क्रियाओं का कोई संगठन नहीं होता है, सोचने का कोई पैटर्न नहीं होता है। हालांकि आज के समय में चीजें बदल गई हैं, लेकिन जब उन्होंने प्रयोग किया था हम तब के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। तो कोई संगठन नहीं होता है चीजों में, कोई एकजुटता नहीं होती है, कोई वर्गीकरण नहीं चीजें कर पाता है। तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जब उसमें ठोसपन आ जाता है, जो भौतिक संसार है इसके बारे में अपनी राय देना सीख जाता है और चीजों के बारे में विचार करना जो उपस्थित है उनके बारे में सीख जाता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है जब उसमें अमूर्त चिंतन डेवलप हो जाता है, किसी समस्या के समाधान के बारे में वो सोचकर बता सकता है। तो ये अमूर्त चिंतन होता है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखिए, पहला ऑप्शन है नोवाक। देखिए अगर हम नोवाक की बात करें तो इनको जाना जाता है ह्यूमनिस्टिक कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए। कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अभी हम बताएंगे। ह्यूमनिस्टिक कंस्ट्रक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता है, यानी मानवतावादी रचनावादी थे ये जो मानवतावादी रचनावाद था उसके जनक बोला जाता है नोवाक को। इन्होंने सबको शामिल किया। जैसे अगर हम वाइगोस्की की बात करें तो इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। सोशल ये पूछ दिया जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट किसको बोला जाता है? वाइगोस्की को बोला जाता है। पियाजो को बोला जाता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। ग्लेसर फील्ड को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। अब समझ लीजिए सबको क्या होता है। देखिए प्याजे से समझिए। प्याजे ने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की। इन्होंने कहा बच्चे को आप छोड़ दीजिए, रचनावाद की बात करते हैं ना, तो रचनावाद में इन्होंने कहा कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास एक वातावरण में होता है, उसको आप छोड़ दीजिए, वो चीज़ों से सीख जाता है ना, कि नन्ना वैज्ञानिक वगैरह बात इन्होंने की। तो ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गए। वाइगोस्की ने कहा नहीं, सोशल सोसाइटी में छोड़िए, उसको अंतःक्रिया करने दीजिए लोगों के साथ और वो सीख जाएगा। तो ये वाइगोस्की सर कहते हैं। नोवाक मिला जुला कहते हैं। वो फीलिंग की बात करते हैं, एक्टिव फीलिंग की भी बात करते हैं, सामूहिकता की भी बात करते हैं और एक दूसरे से संबंध की भी बात करते हैं। तो सब कुछ मिला जुला जो है ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है वो किसकी है? नोवाक की है। और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म ये होता है जो ग्लेसर फ्लेड ने दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी क्षमताओं, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग जितना सीख सकता है वातावरण से, हालांकि ये पियाजे का ही आगे इन्होंने एक तरह से दिया है थ्योरी को, तो जितना उसके अंदर होता है उसी चीज के अकॉर्डिंग वो समाज में सीख सकता है, यानी बाहर जाकर वो सीख सकता है। नेचुरली रूप से सीखने की बात कही जो जीन पियाजे सर ने कही, लेकिन अपने अनुभव को भी शामिल करते हुए सीख सकता है, ये बात कही है ग्लेसर फील्ड ने। ठीक है, तो चलिए कभी डिटेल में इनके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रेरणा मोटिवेशन का घटक नहीं है? देखिए मोटिवेशन की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर जो घटक इसके होते हैं तो वो सबसे पहला होता है आवश्यकता। आपको अगर प्यास लगी है तो आपके अंदर शरीर में पानी की आवश्यकता है, या यूं कहें शरीर में पानी की कमी हो गई है, पानी की आवश्यकता है, और इसको ही अंतर्नोद कहते हैं, ड्राइव कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्यास। क्या बोलते हैं? प्यास बोलते हैं। और इस प्यास को बुझाने के लिए जो आपको इंसेंटिव या प्रोत्साहन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। यानी शरीर में पानी की कमी होना वही आवश्यकता है, क्योंकि बॉडी को प्यास कब लगती है? जब बॉडी में पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी होना ही क्या है? नीड है। और उस नीड की वजह से हमारे अंदर जो ड्राइव आती है, जो अंतर्नोद आता है, हमें बेचैन करता है कि वो जो चीज़ है, वो समस्या, उसको खत्म करिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसको खत्म करिए। तो वो ड्राइव बोली जाती है। उस ड्राइव को ही हम क्या कहेंगे? प्यास कहेंगे इस उदाहरण में। और जो प्रोत्साहन उसके लिए चाहिए रहेगा वो क्या चाहिए रहेगा? पानी रहेगा। यही भूख के परिप्रेक्ष्य में है, सफलता के परिप्रेक्ष्य में है कि आपको सफल होने के लिए जो आप चाहते हो कि आप सफल हो जाओ, आप समाज में आपका कुछ रुतबा बढ़े, तो उसके लिए आप बेचैन होते हो, आप मेहनत करते हो, आप इधर उधर जाते हो। जब आपको नौकरी मिल जाती है तो वो एक एज अ इंसेंटिव वर्क करती है। और यही मोटिवेशन के क्या होते हैं? घटक होते हैं। बाकी डर कोई मोटिवेशन का घटक नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है? एक संवेग
संवेग की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न की में से कौन प्रयास और भूल ट्रायल एंड एरर सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, आवृत्त का नियम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शेल्डन द्वारा परिभाषित शरीर का प्रकार नहीं है? देखिए, शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर 3 प्रकार बताए। किसके? हम जो मनुष्य होते हैं उनके व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। ठीक है, तो शेल्डन की अगर हम बात करें, क्रेशमन ने जिस तरह से बताया, यूंग ने सामाजिकता के आधार पर बताए, ठीक है, स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर बताया, कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर बताया। तो यहाँ पर शेल्डन ने जो बताया तो उन्होंने बताया मेसोमॉर्फिक, ठीक है, और एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। अब यहाँ पर कौन से मेसोमॉर्फिक होते हैं, कौन से एक्टोमॉर्फिक, कौन से एंडोमॉर्फिक? तो देखिए, एंडोमॉर्फिक जो होते हैं वो ये वाले होते हैं, मोटे वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एंडोमॉर्फिक होते हैं। बहुत ध्यान से देखना, एंडोमॉर्फिक होते हैं, इनका एंड ही नहीं हो रहा है, चले जा रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं। एक्टोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिंग वगैरह करते हैं, लंबे लोग होते हैं अमिताभ बच्चन की तरह, ये एक्टोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिंग करने वाले लोग, यानी लंबे होते हैं, लंबकाय जिन्हें बोलते हैं, है ना, लंबकाय हो गए, ये गोलकाय हो गए। और इसके बाद मेसोमॉर्फिक होते हैं, मेसोमॉर्फिक होते हैं जो अपने बाइसेप्स वगैरह का मेजर करते रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सुडोलकाय बोलते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं जो किसके हैं? शेल्डन द्वारा परिभाषित व्यक्तित्व के प्रकारों की है। बाकी व्यक्तित्व तो पूरा चैप्टर है और कई सारे मनोवैज्ञानिक है जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सेट हो गया है, 2021 का कंप्लीट सेट हो गया। अब हम नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आगे देखिए, ये जो सेट है ये 2022 का है, अभी हम लोगों ने 21 का लगाया था। अभी 2022 में जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी यूपी टेट, उसके ये 30 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में किससे संबंधित हैं? अगर कोहलर की हम बात करें तो कोहलर के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोहलर कैसे थे। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी थे। कैसे थे? गेस्टाल्टवादी थे। और गेस्टाल्टवादी थे और गेस्टाल्टवादी जो होते हैं उन्होंने ये कहा था कि पहले किसी समस्या के बारे में हमें समग्र पता होना चाहिए। अगर हमें संपूर्ण जानकारी होगी तो हम उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? सूझ के माध्यम से निकाल सकते हैं, सूझ के माध्यम से। इन्होंने कहा सूझ अचानक आती है, कोई ऐसा नहीं है व्यवहारवादियों की तरह कि पहले उसको बार बार करेंगे, प्रयास और त्रुटि करते रहेंगे तब कोई हमें सोल्यूशन मिलेगा, अधिगम होगा। इन्होंने कहा नहीं, अधिगम हो जाता है सूझ के माध्यम से। हमने आपको अभी बताया भी था 2021 वाला जो कराया था। ठीक है, तो इसमें कौन थे? वर्दाइमर थे, कोफका थे और कोहलर थे। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? अधिगम का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैकडूगल के अनुसार। देखिए, मैकडूगल से रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछा जाता है क्योंकि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत इन्होंने दिया था और आपको खूब पता होगा कि इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी। और एक चीज आपको और याद करनी पड़ेगी कि इसी 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ 14 संवेग भी जुड़े थे, यानी हर मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा था। ठीक है, तो ये जो थ्योरी दी थी ये विलियम मैकडूगल सर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्देलन होता क्या है? अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? आप किसी बच्चे के दिमाग को झकझोर रहे हो, कहने का मतलब आप उसके सामने एक समस्या रख रहे हो। जब आप किसी के सामने समस्या रखते हो तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए उसका दिमाग बहुत ज्यादा उथल पुथल उसके दिमाग में होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय ही था? पहले ही आया था, 2021 में भी क्वेश्चन आया था और हमने भी आपको एक्सप्लेन अच्छे से किया था कि कुत्ता किसमें था। तो आपको पता होगा पावलोव के प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। दूसरा, इनके सिद्धांत का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग था, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और अनुबंधन के बारे में भी हमने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से एक चीज का दूसरी चीज के साथ अनुबंधन करा दिया जाता है। और तो यही जो सिद्धांत था, इसको 1904 में इनको नोबेल भी मिला था। एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बाकी बातें इनके बारे में हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, कोहलर की बात हो चुकी है, स्किनर की बात हो चुकी है, थॉर्नडाइक की बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया ला रहे हो और आपके विचारों में प्रवाह है, फ्लुएंसी है, तो आप एक सृजनात्मक बालक हो या व्यक्ति हो। सृजनात्मकता ये कहती है कि आप कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं, औरों से हटके, लीक से हटके सोचने की क्षमता रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। युयुत्सा क्या है? देखिए, मैकडूगल सर का दूसरा क्वेश्चन एक ही सेट में आ गया है। युयुत्सा क्या है? युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है और इसके साथ जो संवेग जुड़ा होता है वो क्रोध होता है। क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ संवेग जुड़े होते हैं। तो विलियम मैकडूगल ने जो दिया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, उसमें क्रोध इसकी युयुत्सा का संवेग है। और ये
ये मूल प्रवृत्तियां, उन्होंने बताया कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अर्जित नहीं होती हैं, जन्मजात होती हैं। और दूसरा ये कि मूल प्रवृत्तियों से हमारा व्यवहार कैसा होता है, संचालित होता है। जब आपको भी लगता होगा ना, जब गुस्सा आता है तो आपका व्यवहार कुछ अलग तरह से करने लगता है ना, जब आप खुश होते हो तो अलग तरह से करता है। यानी मूल प्रवृत्तियां हमारे व्यवहार को संचालित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होंगे? जो समाज में परिवेश जन तत्व होंगे, यानी कि परिवार हो गया, स्कूल हो गया, पास पड़ोस हो गया, ये सभी तत्व आपको सामाजिक रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा रहता है, अंतःक्रिया करता है, जो वाइगोत्स्की सर ने अपने सिद्धांत में भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम में से कौन सा है? देखिए, शारीरिक विकास के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। नहीं, जो शारीरिक विकास होता है उसके साथ मानसिक विकास भी संबद्ध होता है, उसके साथ सामाजिक विकास भी संबद्ध होता है, उसके बाद संवेगात्मक विकास भी उसी से रिलेटेड होता है, और नैतिक विकास भी। यहाँ कहने का मतलब हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जितने भी तरह के विकास होते हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। कहते भी है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छा नहीं हो रहा है तो पक्का उसका संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होगा, और उसका मानसिक विकास तो प्रभावित होता ही है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आ जाती है, यानी मानसिक विकास शारीरिक विकास से भिन्न नहीं होता, ये चीज गलत है। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। ठीक है, रुक जाइए। द्रुतगामी विकास का नियम। देखिए, शारीरिक विकास जो होता है इसका जो जो शारीरिक विकास होने की जो स्पीड होती है वो कैसी होती है? तेज होती है, और वो भी एज के अकॉर्डिंग। शैशवावस्था में बालक के शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। इसके बाद 6 से लेकर 9 वर्ष तक के बालक का शारीरिक विकास बहुत तेज से होता है। 9 से 12 में स्लो हो जाता है, और फिर 12 से बाद जब किशोरावस्था आती है फिर से शारीरिक विकास बहुत तेजी से होने लगता है। यानी ये द्रुतगामी विकास का नियम होता है। अनियमित विकास का नियम इसलिए नहीं होता है क्योंकि विकास अपने एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये अनियमित नहीं होता, ये नियमित होता है और एक पैटर्न को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी कोई बच्चा है तो वो दूसरी तरह से विकास करेगा और दूसरा बच्चा, तो उनकी गति कम ज्यादा हो सकती है लेकिन पैटर्न सेम सेम फॉलो होगा। तो ये हो जाएगा कौन सा? द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर से वही बात आ गई, और कुछ सिद्धांत दिए भी हैं। देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि एक जैसी जाति के जो बच्चे होते हैं वो अपने ही जाति के जो विकास के सिद्धांत है उनको फॉलो करते हैं। सपोज इंसानों के जो बच्चे होते हैं वो 1 साल में चलना सीखते हैं, तो सभी इंसानों के बच्चे 9 महीने, 12 महीने, 11 महीने, 8 महीने ऐसे में ही चलना सीखते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एक गाय का बच्चा है या गाय का बछड़ा है तो क्या वो एक साल लगाएगा चलने में? नहीं, उसका जो चलने का पैटर्न होगा, जो गायों में होता है वही पैटर्न वो फॉलो करेगा। अधिकतम 2-4 दिन में वो खुद चलने लगता है। तो कहने का मतलब है, समान प्रतिमान का सिद्धांत ही कहता है कि एक जैसी प्रजाति के जो आगे वाली पीढ़ी होती है, जो बालक होते हैं वो वैसे ही होते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत अभी हमने बताया था, विकास के जितने भी आयाम होते हैं, चाहे संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो या फिर नैतिक विकास हो, वो सभी एक दूसरे से कैसे होते हैं? संबंध होते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। तो ये तो हो ही जाएगा, यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यही आंसर होगा। कौन सा सिद्धांत नहीं है? और ये अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन किसने दिया था? हरलॉक ने दिया था। परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना क्या होती है? आपके कानों में अगर कोई ध्वनि आती है, कोई साउंड आती है, तो आपके कानों में क्या होती है? आपके कानों में संवेदना होती है। क्या होती है? संवेदना होती है, सेंसेशन होती है। अब इस सेंसेशन में क्या होता है? आपको अगर ये लगे कि ये जो आवाज आ रही है ये दहाड़ है, रोरिंग है, दहाड़ है शेर की, तो आप जान जाते हो कि ये जो फला आवाज आ रही है हमारे पास, जो आ रही है, ये दहाड़ है। तो ये कैसे? पूर्व अनुभव के आधार पर आपने पता किया, क्योंकि आपने दहाड़ को सुना था, और किसी बच्चे ने अगर नहीं सुना है तो उसके कानों में सिर्फ साउंड जाएगी, सेंसेशन जाएगी, वो पता नहीं कर पाएगा कि वो जो दहाड़ है वो किसकी है, या वो जो आवाज आ रही है वो किसकी है। क्योंकि आपका पूर्व अनुभव है, आप जानते हो कि वो दहाड़ ऐसी होती है या ट्रेन का हॉर्न ऐसा होता है, तो आप जान जाओगे। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आई थिंक आपको बहुत ही क्लियर होते हुए ये चीजें चल रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत कितनी बार अभी चर्चा हो चुकी है कि ट्रायल एंड एरर का जो थ्योरी दी है वो किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। इन्होंने सीखने के प्रमुख 3 नियम दिए हैं और गौड़ 5 नियम दिए हैं। ठीक है, पावलोव के बारे में चर्चा हो चुकी है, गेस्टाल्ट कोर्स सबके बारे में चर्चा हो चुकी है। देखिए, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्ध स्तर कितना होता है? तो 90 से 109 होता है, और ये औसत बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, एवरेज जिनकी आईक्यू होती है। अगर 140 की बात करें तो ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं। कैसे होते हैं? ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जीनियस जिन्हें बोलते हैं। तो ये जब भी बुद्धि का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो
वहां पर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्ध प्रतिमान के प्रतिपादक थे? बुद्धियों के कई प्रकार बताए अलग अलग वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, इसके अलावा तरल क्रिस्टलीय मॉडल और आपका हो जाता है त्रितंत्र सिद्धांत, 3D मॉडल, ये बुद्ध के कई सारे सिद्धांत आए। तो इन सिद्धांतों में देखिए अब यहीं पर क्या पूछ दिया गया, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि पूछ दी गई। तो ये किसने दी थी? आरवी केटल ने दी थी। केटल ने दो तरह की बुद्धि बताई, हालांकि क्वेश्चन आ भी चुका है 2021 में, ठोस और तरल। अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि, तरल बुद्धि हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, यानी ये जन्मजात होती है। कैसी होती है? ये जन्मजात होती है। और जो ठोस बुद्धि होती है वो हमें वातावरण से मिलती है, और ये कैसी होती है? अर्जित होती है। कैसी होती है? अर्जित होती है ठोस बुद्धि। तो इतना अभी आपको पता होना चाहिए, जब सिद्धांत पढ़ेंगे तब अलग बात है कि ठोस बुद्धि वातावरण से प्राप्त होती है, अर्जित की जाती है, तरल बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, जन्मजात होती है। और ये सिद्धांत किसने दिया? केटल सर ने दिया। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? बुद्धि का स्किनर ने अधिगम का सिद्धांत दिया, ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो क्या था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी। अगर हम बर्नन की बात करें तो बर्नन ने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। कौन सा? पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। पदानुक्रमिक सिद्धांत ये कहता है, इन्होंने स्पीयरमैन जो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, उसी में इन्होंने बताया कि पहले जी कारक होता है, फिर एक मेजर फैक्टर कारक, ये जी फैक्टर होता है, मेजर फैक्टर होता है, एक माइनर फैक्टर होता है, और फिर स्पेसिफिक फैक्टर होता है। तो इस तरह से इन्होंने एक पदानुक्रम बनाया बुद्धियों का, जी फैक्टर, मेजर फैक्टर, माइनर फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। जब सिद्धांत पढ़ेंगे तब डिटेल में इनकी चर्चा हम कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। क्रिया प्रसूत, जब क्रिया की बात आई है तो हमने पहले कह दिया, अगर ऑपरेंट की बात आई है, ऑपरेशन की बात आई है, अनुक्रिया की बात आई है, तो आपको पता होगा कि ये स्किनर सर का काम है। किसका है? स्किनर सर का काम है, जिन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था, और फिर उनसे उनको अगर कुछ मिल जाता है, कुछ पुनर्वलन टाइप का मिल जाता है, तो वो उस प्रक्रिया को करना कैसा कर लेते हैं? सीख जाते हैं। और इन्होंने ही पुरस्कार और दंड की भी बात की थी। किसने की थी? स्किनर ने की थी। तो ये हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था, ठीक है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? यहाँ पर एक हल आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। इसे बोलते हैं अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद का सिद्धांत, ये वही सिद्धांत है जिसमें क्या होती है? आवश्यकता एक होती है, जैसे भोजन पानी की आवश्यकता हमने बताया था, फिर उसकी वजह से एक ड्राइव प्राणी में आती है, जो क्या होती है? प्यास जिसे बोलते हैं। वो ड्राइव हमें परेशान करती है पूर्ति के लिए, तब जाके हमें क्या मिलता है? तब हमें प्रोडक्ट मिलता है, या यूं कहें इंसेंटिव, सॉरी, तब हमें इंसेंटिव मिलता है, जिसे हम पानी कहते हैं। तो ये जो थ्योरी दी, आवश्यकता और ये अंतर्नोद, और जो हमें उसके बदले पुरस्कार मिलता है, तो ये चीजें किसने बताई हैं? ये सीएल हल ने बताई है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, हर व्यक्ति के अंदर ड्राइव्स आती हैं। ड्राइव्स मतलब मांग होती है, अंदर से जो जैविक मांग आती है, उसको पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। बस ठीक इतनी सी बात है, बाकी इनके सिद्धांत में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्लूप्रिंट में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो परीक्षण निर्माण का है। नेक्स्ट देखिए, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था? देखिए, अगर हम संक्रियात्मक अवस्थाओं की बात करें तो पियाजे सर का नाम आता है, और इन्होंने 4 अवस्थाएं दी, हम पहले लिखा चुके हैं, तो अभी आपको वर्बली बता दे रहे हैं। पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि जिसमें जन्म से 2 वर्ष तक होती है, बच्चा अपनी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर क्रियाएं करता है, वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें बच्चा क्या होता है? चीजें करता है लेकिन व्यवस्थित रूप में कार्य नहीं कर पाता है। काम तो करता है लेकिन व्यवस्थित चीजें नहीं होती। वर्गीकरण हो गया, विश्लेषण करना हो गया, वो तो खैर और बात की है, और इसके अलावा उसको पलटावी गुण डेवलप नहीं होता है। तो ये किस अवस्था की बात हो रही है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, कंक्रीट कन्वेंशनल स्टेज। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो कौन सी थी? पहली वाली 2 से 7, जन्म से 2 वर्ष थी, और दूसरी वाली पूर्व वाली थी 2 से 7 वर्ष, और तीसरी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये 7 से 11 वर्ष होती है, जिसमें बच्चा मूर्त रूप में स्थित चीजों के अंदर अपना चीजें वर्गीकृत कर सकता है, उनका संगठन कर सकता है, पलटावी गुण आ जाता है, चीजें याद रख सकता है। ये किसमें होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और लास्ट में आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से बाद की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे में अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, वो चीजों के बारे में अपसारी चिंतन करने लगता है, ठीक है। तो ये बात पियाजे सर के बारे में हमने आपको पहले बताई है। अगर हम जेरोम ब्रूनर की बात करें तो ब्रूनर सर ने 3 तरह का, इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसका नाम है संज्ञानात्मक
संज्ञानात्मक बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रूनर सर ऑलरेडी, मतलब प्याजे तो हैं ही लेकिन ब्रूनर सर भी इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने लर्निंग को 3 तरह से बताया। कैसे बताया? इन्होंने बताया इनेक्टिव, आइकोनिक, आइकोनिक और इसके बाद इन्होंने बनाया सिंबॉलिक। और क्या बताया? सिंबॉलिक। हम आपको समझा देते हैं। इनेक्टिव लर्निंग होती है जो हमारे शारीरिक रूप से हम चीजों को सीखते हैं, है ना, जो शारीरिक रूप से चीजों को सीखते हैं, सॉरी, शारीरिक गतिशीलता, है ना, शारीरिक, पूरा हो जाएगा, शारीरिक गतिशीलता। आप समझिए उस बात को। आइकॉनिक होता है जो पिक्चर्स के माध्यम से सीखते हैं, अभी आपको क्लियर कर देंगे। और सिंबॉलिक होता है जो सिंबल्स के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, चीजें बताते हैं आपको। जब बच्चा छोटा होता है तो छोटा बच्चा यानी जन्म से लेकर 1 वर्ष तक का, याद रखना टाइम भी इसका, जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक का बच्चा होता है वो कैसे? शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। अगर हमें उसको बुलाना है तो हम ऐसे करेंगे तब वो हमारे पास आएगा। क्या उसको हम एरो लगा करके बता सकते हैं कि आपको उधर जाना है या यू टर्न लेना है? क्या ऐसे हम एरो लगाकर उसको बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो हम उसको वो शारीरिक गतिविधियां करता भी है और हम उसको शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से ऐसे अपने पास बुलाना होता है तो इस तरह से हाथ कर देते हैं तो हम लोगों के पास में आ जाता है। ये कौन सा बच्चा होता है? जन्म से 1 वर्ष तक का। फिर जो पिक्चर्स के माध्यम से सीखता है वो 1 से 7 वर्ष तक का बच्चा होगा। आपने देखा होगा जो ये प्री प्राइमरी होते हैं, जो केजी हो गया है ना, पीजी, केजी, एलकेजी जो होते हैं, इसके अलावा प्राइमरी का बच्चा, कक्षा 1-2 का बच्चा जो होता है, उनकी जो किताबें होती हैं उसमें पिक्चर्स होती हैं ढेर सारी, क्योंकि बच्चा उस टाइम सीखने का जो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो सबसे अच्छा पिक्चर्स के माध्यम से सीखता है। आप उसको 4 बताएंगे तो वो इस तरह से 4 को नहीं सीख पाएगा। हो सकता है सिंबल्स ना उसको आते हो, बट अगर 4 चीजें आप बना देंगे ऐसे करके और तब उनको कहेंगे कि कितनी है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। यानी पिक्चर्स के माध्यम से वो समझने लगता है और भले ही उसको सिंबल्स ना आते हो। तो ये चीज कौन सी अवस्था होती है? आइकॉनिक। सिंबॉलिक अवस्था में वो सिंबल्स जानने लगता है, वो 1 2 3 इनसे रूबरू हो जाता है। इसके अलावा ABCD है, अल्फाबेट है, इनसे वो जानने लगता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी स्किनर कोलर आपको पहले से पता है। नेक्स्ट देखिए, MPPI परीक्षण का उपयोग किया जाता है व्यक्तित्व मापन में। फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम अगर आपको करना है या कराना है तो सबसे जरूरी होती है अभिप्रेरणा। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप अधिगम ना कर सकते हैं ना ही करा सकते हैं। तो मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, शैशव काल का समय होता है। अगर शैशव काल की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो इन्फेंट बच्चा जो होता है ना, बिल्कुल जो शैशव होता है, तो वो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, अब कोहलर ने प्रयोग किया था, आपको पता होगा, चिंपैंजी सुल्तान पर किया था इन्होंने प्रयोग। तो क्या सिद्ध करना चाहते थे? अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। बिल्कुल, क्योंकि गेस्टाल्टवादी थे तो गेस्टाल्टवाद ऑलरेडी कहता है कि आपके सामने होल होल प्रॉब्लम आनी चाहिए, समग्र रूप किसी भी समस्या का होना चाहिए, तभी आप प्रत्यक्षीकरण अगर नहीं होगा पूरी समस्या का तो आप समाधान नहीं निकाल पाएंगे, आपको सूझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज पहले ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? तो किसने की है? हर्वर्ट ने की। हर्वर्ट ने पंचपद प्रणाली की जो योजना है पाठ योजना की, वो हर्वर्ट ने की है। फिर इन्होंने क्या किया? आपको पता होगा जॉन डीवी सर ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने शिक्षा को कैसी त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया, 3 ध्रुवीय प्रक्रिया बताया। किसको? शिक्षा को। हमने पहले भी बताया था, टीचर और शिक्षार्थी और इसके अलावा आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, तो बार बार नहीं लिखते। ब्लूम की बात करें तो 1956 में इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी, जिसमें इन्होंने 3 तरह के अधिगम के अनुक्षेत्र बताए। इन्होंने कहा जो सीखना होता है वो हमारे 3 चीजों पर प्रभाव डालता है, या 3 क्षेत्र होते हैं उसके। पहला इन्होंने बताया है क्या? पहला कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा बताया है भावात्मक, जिसे इन्होंने बोला अफेक्टिव डोमेन, है ना, अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा इन्होंने बताया साइकोमोटर, यानी मनोशारीरिक, साइकोमोटर डोमेन, है ना। हम आपको बता चुके कॉग्निटिव जो डोमेन होता है उसमें हमारा संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है इसकी चर्चा की है, जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह से, आपने देखा होगा इस तरह से पिरामिड सा बनाते हैं वो, और ऐसे करके बनाते हैं। यहाँ पर ज्ञान होता है, यहाँ पर समझ होती है, और यहाँ पर प्रयोग होता है, यहाँ पर विश्लेषण होता है, यहाँ पर संश्लेषण होता है। ये पहले का है जब उन्होंने दिया था 1956 में। और यहाँ पर मूल्यांकन होता है, यहाँ
पर मूल्यांकन होता है। कुल मिला के 6 चरण होते हैं इसके। ये कौन सा बताया था? कॉग्निटिव डोमेन की बात की थी। ये किसने की थी? ब्लूम ने की थी, सर बेंजामिन ब्लूम ने की थी। ठीक है, तो ये इनका सिद्धांत है, हम चर्चा कर भी चुके और करते रहेंगे, आगे बहुत बार आएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बाकी किलपैट्रिक ने कौन सी प्रोजेक्ट मेथड, कौन सी प्रोजेक्ट मेथड थी? लर्निंग बाय डूइंग की बात किसने की थी? किलपैट्रिक सर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? देखिए, व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने की, बट उनका आधार अलग अलग था। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है ग्रंथियों के आधार पर, तो ग्रंथियों के आधार पर किसने? कैनन ने चर्चा की और इन्होंने 3 तरह के व्यक्तित्व बताए जो ग्रंथियों के आधार पर, थायराइड ग्रंथ वाले, थायराइड वाले, इसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी, और इसके बाद एड्रीनल। कौन से? एड्रीनल। ये याद रखना, 3 तरह के लोग बताए। ज्यादातर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण हुआ है वो ज्यादातर तो 3 ही तरह का हुआ है, बाकी किसी ने 6 तरह का भी किया। फिलहाल हम देखते हैं कैनन ने जो वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है? ग्रंथियों के आधार पर किया। और हमारे शरीर में ये ग्रंथियां होती है, थायराइड ग्लैंड भी होती है, पिट्यूटरी भी होती है और एड्रीनल। तो ये ग्लैंड जो होती हैं, तो इन्हीं के आधार पर 3 तरह के लोग बताए व्यक्तित्व में, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें युंग की, युंग या इसको युंग भी बोला जाता है, तो इन्होंने कैसे सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर कैसे व्यक्ति बताए? एक बताया इन्होंने, पहले बताया इन्होंने अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, फिर बहिर्मुखी और फिर उभयमुखी। उभयमुखी ये किसने बताया है? जुंग ने बताया। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, यानी जो अपने में खोए रहते हैं, बहिर्मुखी जो समाज से मतलब रखते हैं बहुत ज्यादा, उभयमुखी जो दोनों में कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्रेशमर और शेल्डन की, क्रेसमर और शेल्डन की, तो इन्होंने शरीर रचना के आधार पर 3 तरह के व्यक्ति बताए, लंबकाय और गोलकाय, लंबकाय, गोलकाय और सुडौलकाय। बाकी इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, स्प्रेंजर की बात करें तो इन्होंने मूल्यों के आधार पर 6 तरह के व्यक्ति बताए। कैसे? 6 तरह का व्यक्तित्व वाले लोग बताए स्प्रेंजर ने। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए आगे, अगला है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है, कौन सा है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। ठीक है, किसका है? क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बीएफ स्किनर ने जो कहा बच्चों में भाषा का विकास होता है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण एवं प्रबलन के माध्यम से। तो कैसे होगा? अनुकरण और प्रबलन, प्रबलन माने रीइंफोर्समेंट, और रीइंफोर्समेंट की जो बात की है वो किसने की है? वो स्किनर सर ने की है। तो स्किनर सर ने बताया कि हमारे व्यवहार में भी वांछित परिवर्तन किया जा सकता है, किस माध्यम से? रीइंफोर्समेंट के माध्यम से। तो ये बीएफ स्किनर का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया था? मैकडूगल सर ने। किसने किया था? मैकडूगल सर ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। देखिए, अवधान ये होता है कि जब आप किसी एक जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, जिसे आप अटेंशन कह सकते हैं, जिसे आप अटेंशन कह सकते हैं, तो इसे किसने बताया था? ये परिभाषा किसकी है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये जो परिभाषा है ये डम्बिल की है। किसकी है? डम्बिल की परिभाषा। नेक्स्ट देखिए, बाकी परिभाषा देखेंगे तो ये तो तभी चीजें हो जाएंगी। निम्न में से किसका नाम सृजन शास्त्र, एक्चुअली सृजन शास्त्र होगा, सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? हमने आपको बताया था फादर ऑफ यूजेनिक्स, फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे बोला जाता है? जिन्होंने कहा कि अच्छी जीन्स को प्रमोट किया जाना चाहिए, यानी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और बैड जीन्स को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। हालांकि बात गलत इन्होंने कही है। तो ये किसने कही थी? ये सर फ्रांसिस गाल्टन ने कही थी। किसने कही थी? फ्रांसिस गाल्टन ने की थी। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात भी इन्होंने ही कही थी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो बात है, डिफरेंसेस की बात है, वो भी किसने की थी? सर फ्रांसिस गाल्टन ने की थी। ठीक है, तो यही हो जाएगा, फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? तो इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया था, सर एस जलोटा ने। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है आर्मी अल्फा टेस्ट। ये पूछ दिया जाता है, आर्मी अल्फा टेस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, आर्मी अल्फा टेस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ऑफिसर रैंक के कौन से? ऑफिसर रैंक के लोगों की भर्ती के लिए एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था जिसमें जिसे नाम क्या दिया गया था? आर्मी अल्फा टेस्ट। अमेरिका में ये हुआ था। वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे रिक्रूटमेंट की जरूरत ज्यादा पड़ी थी लोगों को भर्ती करने की, तो वहां पर 2 टेस्ट बनाए गए थे, एक आर्मी बीटा, और इसमें सैनिकों की भर्ती की जाती थी।
सैनिकों की भर्ती की जाती थी। ये अशाब्दिक होता था, ये अशाब्दिक होता था, पढ़े लिखे लोगों का नहीं होता था, अशाब्दिक होता था। और ये वाला जो आर्मी अल्फा था ये शाब्दिक होता था, ऑफिसर रैंक के लोगों की यहाँ पर भर्ती की जाती थी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी बाकी चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। हमने बताया था आपको, एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर जन्मजात होता है, सब में पाया जाता है, और एस फैक्टर स्पेसिफिक होता है, किसी में कुछ करने की क्षमता है, किसी में कुछ अच्छा करने की क्षमता है। तो ये किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है बर्नन की। अगर हम बात करें तो बर्नन ने पदानुक्रमिक 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 बुद्धि का सिद्धांत दिया, बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो बहुकारक सिद्धांत था। क्या था? बहुकारक सिद्धांत, जिसको बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं, बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं, और परमाणुवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणुवादी सिद्धांत। ठीक है, ये इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव विकास का प्रारंभ होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्भावस्था से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। पुस्तकें बहुत पूछ दी जाती है, तो आपको पुस्तकें पता होनी चाहिए। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? तो ये है आर एम गैने की। ठीक है, किसकी है? गैने की है। आई आर एम गैने की है। एक पुस्तक और इंपॉर्टेंट है जो ई एल थॉर्नडाइक ने दी है, इसको बोला जाता है एनिमल इंटेलिजेंस। क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस। ये पुस्तक अगर पूछी जाए, इंटेलिजेंस, तो एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखी? ई एल थॉर्नडाइक ने लिखी। और आर एम गैने ने क्या लिखा है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो कुल 36 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 36 मिनट लगते हैं। किसमें? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट लगते हैं। याद रखना, अपना जो पीरियड होता है वो सूक्ष्म शिक्षण का, माइक्रो टीचिंग का 36 मिनट का होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे है बाल विकास एवं अच्छा, ये सीखने का पठार, सीखने की प्रक्रिया के। अच्छा, हम लोग 2019 के सेट में आ गए और ये आगे के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसका अभी पहले का सेट बकाया 15 क्वेश्चन हम करवा देंगे, बस ये 2019 वाला शुरू हो गया। ठीक है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन किसका? देखिए, ऐसा होता है, सीखना ऐसे चल रहा होता है, लेकिन एक समय आता है जब सीखना रुक जाता है और इस तरह से एक पठार के रूप में ये शेप ले लेता है। तो इस तरह का जो पठार का शेप होता है, यानी जब सीखना रुक जाता है, तो ये परिभाषा जो ऊपर दी है किसने दी थी? ये रॉस महोदय ने दी थी। किसने दी थी? रॉस ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अच्छा, ये है कुछ पुस्तकों के नाम है। तो नहीं, यहाँ एनिमल इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है? थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। अनुकूलन किससे रिलेटेड है? पियाजे से रिलेटेड, बताएंगे अभी क्यों। पुनर्वलन की अनुसूची किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। और सारगर्भिता का नियम किससे संबंधित है? गेस्टाल्ट से। इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। देखिए, एनिमल इंटेलिजेंस बुक है, और वैसे भी थॉर्नडाइक ने एनिमल्स पे प्रयोग किए थे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, बिल्ली पर प्रयोग किए थे। तो ये जो है एनिमल इंटेलिजेंस, अभी हमने आपको बताया थॉर्नडाइक की बुक है। ठीक है, अब आते हैं पुनर्वलन की अनुसूची। तो रीइंफोर्समेंट की बात किसने की थी? स्किनर सर ने, बी एफ स्किनर सर ने की थी। इन्होंने कहा था कि अगर अच्छा पुनर्वलन दिया जाए तो चीजें बार बार, अगर अच्छा किसी को पुनर्वलन दिया जाता है, बार बार नहीं, किसी को पुनर्वलन दिया जाता है किसी की प्रक्रिया के बाद में, किसी क्रिया के बाद में, तो वो उस अनुक्रिया को करना सीख जाता है। ये किसने कही थी? स्किनर ने बात कही थी। हालांकि इन्होंने दंड की भी बात कही थी, मतलब दो तरह का, एक पुरस्कार और एक दंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? प्याजे सर कहते हैं कि हम लोगों, किसी भी बच्चे के सामने जब नई चीजें आती हैं तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, मतलब वो असहज होने लगता है ना। अगर उसने, वही बात जो एग्जांपल आता है कि अगर बिल्ली देखी है और कुत्ता देखा है, और उसने बिल्ली नहीं देखी है, या कुत्ते से मिलता जुलता सियार नहीं देखा है सपोज, तो अगर वो सियार को देखेगा तो उसको भी कुत्ता समझेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, और अगर वहां पर आपको उसको बताते हो कि ये कुत्ता नहीं सियार है, तो उस कंडीशन में उसका जो 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 मानसिक वो होता है, मतलब समझने की वो होती है, वो अनुकूलित अवस्था में चली जाती है। तो व्यक्ति अपने आप को, जब भी उसके सामने नई चीजें आती हैं तो वो अनुकूलित नहीं रहता है, अशांत हो जाता है, और जब उसको चीजें क्लियर हो जाती हैं तो वो अपने अंदर आत्मसात कर लेता है जानकारी को, और वो कौन सी अवस्था में पहुंच जाता है? अनुकूलन की अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, बात इतनी सी है। ठीक है, वहां पर असिमिलेशन और अकोमोडेशन दो वर्ड आए थे कि नई जानकारी आने पर उसमें संशोधन करना और नई जानकारी को धारण करना, तो ये इस तरह से बताया गया था। ठीक है, आगे देखिए, और क्या है? सारगर्भिता का जो नियम है वो ये कहता है, सारगर्भिता का नियम ये कहता है कि
होलनेस, अगर चीज़ें हमारे सामने पूरी नहीं भी होती हैं, मतलब कम भी चीज़ें होती हैं, तब भी ये नियम ये कहता है कि हम उसमें पूर्णता खोज लेते हैं, और ये पूर्णता की बात कौन करता है? गेस्टाल्टवादी करते हैं। तो हमारे सामने कम भी चीज़ें होती हैं, तब भी हम उसमें पूर्णता खोज लेते हैं कि हाँ, ऐसा-ऐसा होगा, है ना? कई सारे लाइन बोली जाती है, बीच में शब्द अगर हमें नहीं भी सुनाई पड़ते हैं, तब भी हम पूरे सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं। तो इसी तरह से है कि कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं भी होने पर भी हम पूर्णता को समझ लेते हैं, यही सारगर्भिता का नियम कहता है, ठीक है? नेक्स्ट हो जाएगा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? हमने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन है, 21A इसके अंतर्गत जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया गया। निःशुल्क भी बनाया गया और अनिवार्य भी बनाया गया। अनिवार्य भी बनाया गया। तो ये राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि राज्य निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराएगा, ठीक है? तो ये 86वां संविधान संशोधन था, शायद 2002 में हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है, अवप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अवप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत था, वो विलियम मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था अवप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। अगर हम अब्राहम मैस्लो की बात करें, तो इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, आवश्यकता का सिद्धांत दिया है अब्राहम मास्लो ने, जिसको मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत? मांग का सिद्धांत कहते हैं। तो फिर किस तरह की मांगे? इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में मांगों का एक क्रम होता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले किसी में कैसी मांगे होती हैं? जैविक मांग होती है, यानी व्यक्ति अपने जैविक मांग होती है, भूख, प्यास, और इन्हीं चीज़ों पर मेनली हर जीव चाहता है, वो अपनी जैविक मांगों की पूर्ति चाहता है। और जैविक मांगों के बाद जो आती है वो सुरक्षा संबंधी मांग आती है। कौन सी आती है? सुरक्षा। अगर कोई व्यक्ति जैसे सपोज करो जंगल में कोई हिरन प्यासा है, तो वो प्यासा मर नहीं जाएगा, भले ही तालाब के पास उसको पता हो कि वहाँ पर मगरमच्छ है या शेर बैठा है, लेकिन सुरक्षा को खतरे में डालकर वो पानी पीने जाएगा, क्योंकि ऐसे तो वो मर नहीं सकता ना। तो सुरक्षा बाद में आती है, जैविक मांगे पहले आती है, जो हर जीव में होती है। फिर आती है सुरक्षा की बात। सुरक्षा के बाद आता है परिवार या प्यार, परिवार या जिसे आप कहते हैं प्यार दुलार। तो इसके बाद जब सुरक्षा की बात आती है, उसके बाद परिवार और प्यार आता है, और इसके बाद जो अगली स्टेज होती है वो होती है सम्मान और प्रतिष्ठा की। किसकी होती है? सम्मान और प्रतिष्ठा की। जब परिवार से व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाता है, तब जाके वो चुनाव लड़ता है ना जाके। अगर परिवार ही सही नहीं चल पाएगा तो वो चुनाव लड़कर क्या करेगा? तो परिवार की जब समस्याएं सॉल्व हो जाती, तब वो सम्मान की बात करता है, और जब सम्मान से भी ऊपर उठ जाता है तो ये आत्म सिद्धि की अवस्था होती है। कौन सी होती है? आत्म सिद्धि की अवस्था। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मास्लो की जो अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आत्म सिद्धि की अवस्था, ठीक है? सेल्फ रियलाइजेशन जिसमें होता है। तो यही अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत था। अगर हम विलियम जेम्स की बात करें, तो इसको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी बोला जाता है, यानी अमेरिकी मनोविज्ञान का जो जनक है। अमेरिकी अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक जो बोला माना जाता है, वो किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है, ठीक है? विलियम जेम्स। इनको प्रकारवाद का जनक भी कहते हैं। क्या? प्रकारवाद। बहुत सारे मनोविज्ञान के बाद हुए, प्रकारवाद हुआ, प्रयोजनवाद हुआ, ठीक है? तो ये सब जो वाद हुए, तो इसमें प्रकारवाद का जो जनक माना जाता है, या जो जनक है, वो कौन है? विलियम जेम्स है, ठीक है? तो इनकी बुक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, शायद याद अगर हमें है, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इनकी जो बुक का नाम है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। बहुत फेमस बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये इनकी बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। किसकी है? विलियम जेम्स की, ठीक है? तो इस तरह से ये मनोवैज्ञानिक हो गए। नेक्स्ट देखिए, अगला है, विकास की किस अवस्था को कॉल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बहुत बार ये पूछा जा चुका है। संवेगात्मक अवस्था विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है कॉल एंड ब्रूस ने, जिसको अनोखा काल भी कहते हैं। हाँ, वही लिखा भी है यहाँ पर, तो कॉल एंड ब्रूस ने कहा है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? प्रज्ञा मतलब बुद्धि। तो बहुविमात्मक बुद्धि का जो संप्रत्यय दिया था, वो किसने दिया था? तो वो दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। किसने? गार्डनर सर ने। गार्डनर सर ने प्रथमतः 8 तरह की बुद्धि बताई। उन्होंने ये सिद्धांत जो पहले के थे, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, इन सिद्धांतों का खंडन किया, और उन्होंने कहा कि व्यक्ति में अलग अलग तरह की बुद्धि हो सकती है। हो सकता है कोई नेचर की बुद्धि रखता हो, जिसमें नेचर से रिलेटेड नॉलेज हो सकता है किसी में भाषाई बुद्धि हो सकता है किसी में गणितीय बुद्धि हो, गणना संबंधी बुद्धि हो, किसी में अंतरा वैयक्तिक हो, किसी में अंतर वैयक्तिक हो, किसी में तो इस विभिन्न तरह की बुद्धियां बताएं, और ऐसे लोगों के उदाहरण भी एग्जिस्ट
करते हैं, संगीत से रिलेटेड बुद्धि बताई, तो जिसमें सुर लय ताल से रिलेटेड ज्ञान होता है, तो ये इसको डिस्कस करेंगे, पूरा क्लास होगा इनका। तो ये गार्डनर सर की बुद्धि थी, और ये जो थी 8 तरह की बुद्धि शुरुआत में इन्होंने दी थी। इसे ही बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय सिद्धांत कहते हैं। स्पीयरमैन ने 2 बताई, अभी हमने आपको बता चुके हैं, 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, जी फैक्टर, एस फैक्टर। अगर हम गोलमैन की बात करें तो गोलमैन ने सन 1990 में इमोशनल, ये पूछ दिया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंट वर्ड दिया। किसने दिया? गोलमैन ने, सर डेनियल गोलमैन ने 1990 में इमोशनल इंटेलिजेंट शब्द दिया। इस पर जो विस्तृत अध्ययन किया वो जॉन मेयर ने किया, और किसके साथ मिलकर? सैलोबे के साथ मिलकर इन्होंने अध्ययन किया, जॉन मेयर ने। और 1995 में इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंट पर विस्तृत अध्ययन करके इसके बारे में चर्चा की। ये शब्द इन्होंने दिया और जॉन मेयर ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व कितनी बारी पूछा गया है, स्टैनली हॉल का एक कथन है। नेक्स्ट देखिए, अगला है डिसलेक्सिया में, ये करने में डिसलेक्सिया कितनी बार पूछा गया? पठन विकार होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। वो 6 को 9 पढ़ सकते हैं, वो 100 को वॉच पढ़ सकते हैं, उनकी पढ़ने की गति स्लो हो सकती है। तो ये सब चीजें होती हैं, और फ्लुएंसी में दिक्कत होती है, और अक्षरों के क्रम में भी दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि निःशक्त बच्चों पर आप ध्यान नहीं दोगे। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या होना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। हमेशा बच्चों को प्रेरित करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए। और नेक्स्ट, और इस सेशन का, अच्छा आप ये 15 क्वेश्चन और बचेंगे आपके। बच्चे की जो वृद्धि होती है मुख्यतः संबंधित होती है नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, या भावात्मक विकास से। तो वृद्धि की जब बात आती है, जब इस तरह से मेजरमेंट की बात आती है, तो वो शारीरिक विकास की बात होती है, ना कि नैतिक, सामाजिक और भावात्मक विकास की। ठीक है, और जब विकास की ओवरऑल बात हो जाए तो ये सभी जो है ये क्या है? ये विकास हैं, लेकिन यहाँ पर शारीरिक विकास भी इंक्लूड होता है विकास में। नेक्स्ट देखिए, अब हम आपको वो जो चीज छूट गई वो करा देते हैं, जो क्वेश्चन छूट गए हैं 15 क्वेश्चन वो करा देते हैं। ये है वो क्वेश्चन, देख लीजिए इसको। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे 2019 का है, तो उसे तत्काल घर वापस भेज देना, बच्चे को नजरअंदाज करना, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। कुछ भी इसमें नहीं आपको पता होगा। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती है। जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, वो छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो मानसिक विकास और फिर शैक्षिक संस्थान दुनियादारी करें, इससे अच्छा है छात्रों के सर्वांगीण विकास से रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, कोहलर ने किया था, बीएस ब्लूम जो है, सर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने नहीं किया था। इन्होंने टैक्सोनॉमी दी थी, जिसकी अभी चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य? अवरोधन का तात्पर्य होता है बालक का विद्यालय में प्रवेश न करना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में बने रहना ही अवरोधन कहलाता है। और पठार कहलाता है जब आपकी इस तरह से आप पढ़ रहे थे और बाद में इस तरह का आपका रुकना आ गया, अधिगम में ठहराव आ गया, तो उसे पठार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना कौशल ऐसा कौशल होता है जिसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। प्रस्तावना प्रश्न पूछते ही हम लोग पूर्व ज्ञान को पता करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं? तो कितनी बार आ चुका है, पुनर्वलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था। बार बार वही मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले मछली दिखाओ, फिर वो अनुक्रिया करेगा। यहाँ पर पहले क्रिया कराओ, फिर कुछ ना कुछ मिलता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पावलव के द्वारा दिया गया था। और किस पर प्रयोग किया गया था? कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। सूज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोहलर के द्वारा दिया गया। और कोहलर के द्वारा दिया, किस पर प्रयोग किया गया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था। नाम भी इसका पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है? ठीक है, जेरोमेस ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया उसमें क्रियात्मक अवस्था की बात की। ठीक है, उन्होंने संकेतात्मक अवस्था की बात की और प्रतिबिंबात्मक अवस्था की बात की। वही जो हम आपको अभी बता रहे थे, कौन सी लर्निंग बता रहे थे? क्रियात्मक बता रहे थे, जिसमें वो क्रिया के माध्यम से बच्चा सीखता है। प्रतिबिंबात्मक में आइकोनिक, जिसे बोला था हमने आइकोनिक, और ये सिंबॉलिक था।
और ये साइकोमोटर था, मतलब उस तरह का था, क्रियात्मक अवस्था जो बोली जाती है, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएँ बताई थी किसने? जेरोम एस ब्रूनर सर ने बताई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, और इसको अभी हम बता भी चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। जो 5 पद हैं वो ये दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले खोज होती है, खोज के बाद उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ये फर्स्ट है। फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ये सेकंड है। और इसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद उसका आत्मीकरण होता है, ये है थर्ड। और इसके बाद उसकी व्यवस्था होती है, ये है फोर्थ। और इसके बाद उसका अभिव्यक्तिकरण किया जाता है, ये है फोर्थ, सॉरी, ये है फिफ्थ। उसका अव्यक्तिकरण किया जाता है, ये है फिफ्थ। तो यही हो जाएगा। सबसे पहले जो वो मॉरिसन ने बोध स्तर के प्रतिमान बताए, वो प्रतिमान किस सीक्वेंस में है वो देख लीजिए। सबसे पहले खोज, खोज के बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद आत्मीकरण, आत्मीकरण के बाद व्यवस्था या संगठन, और संगठन के बाद उसका अभिव्यक्तिकरण, और यही सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये से 2, 1, 3, हाँ, बी ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हमने बताई थी कि ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद बोध आता है, बोध के बाद अनुप्रयोग आता है, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण आता है, विश्लेषण के बाद संश्लेषण आता है, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन आता है। तो ये सभी जो स्तर होते हैं, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। अनुमूल्यन कोई चीज ऐसी नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? देखिए, अधिगम के कुछ वक्र बनते हैं कि किसी की जो अधिगम है वो किस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, या जैसे यही इन्हीं में देख लेते हैं, उत्तल वाला, तो यही उत्तल वाला हो गया। जब आपका अधिगम पहले तो अच्छा जा रहा हो और बाद में उसमें क्या आए, गिरावट आ जाए, तो उसे हम उन्नोत्तर वक्र कहते हैं, जिसे उत्तल लेंस की तरह होता है। और नतोत्तर वक्र क्या होता है? ये कुछ इस तरह से होता है, ये वक्र इस तरह से चलता है। तो पहले तो जिसमें कैसा रहा, अधिगम बहुत नीचे रहा, और बाद में आपने उसमें अच्छी प्रगति की, तो उसे हम नतोदर वक्र कहते हैं। मिश्रित वक्र कुछ इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से चलता है। लंबवत टाइप का कोई भी वक्र नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्यवहार के, हाँ, इसमें एक वक्र और होता है जो सरल रेखीय वक्र होता है, जो इस तरह से जाता है, ना उसमें कमी आती है और ना उसमें बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा किसकी है? ये गिलफोर्ड की है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या क्वेश्चन है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसमें जो उभयनिष्ठ होता है वो प्रस्तुतिकरण होता है। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण होता है। वो स्मृति स्तर में भी आता है और बोध स्तर में भी आता है, जिसे हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो 3 साल के पेपर हो गए हैं, तो आपको हमने कराए और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह के मैथ का भी मैराथन पड़ा हुआ है 100 क्वेश्चंस का, उसको आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। सभी वहाँ पर पेपर्स आपके कराए हुए जो लेटेस्ट वाले हैं, जब आप उसको देखोगे तो आपकी पूरी रणनीति एकदम से दिमाग के सामने आ जाएगी कि हमें किन को पढ़ना है और किन को छोड़ना है, किन पे ज़्यादा फोकस करना है, किन पे कम फोकस करना है। हालांकि पढ़ना तो सबको है जो सिलेबस में है, लेकिन ये आइडिया हो जाएगा कि कौन चीज़ों को हमें थोड़ा सा हल्के में पढ़ना है, कौन चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से पढ़ना है। तो इस तरह के वीडियोज़ आपको बराबर यूपीटी से रिलेटेड मिल रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और एक कमेंट कर देंगे तो बात ही बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।